हेलो दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से सुप्रीम फाइटर के न्यू एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं। तो चलिए आज आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि कुछ रीजंस की वजह से इसका रेगुलर अपडेट यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर आप सुप्रीम फाइटर के रेगुलर न्यू एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद हमें मैसेज कीजिए ताकि हम आपको मेंबरशिप की सारी डिटेल्स बता सकें और आप कंटिन्यू एपिसोड सुन सकें। हमारे टेलीग्राम मेंबरशिप ग्रुप में मिस्टर करोड़पति वॉरियर, मिस्टर बिलियनर फाइटर, सुप्रीम फाइटर, मिस्टर ड्रैगन फाइटर और भी बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। तो अगर आप इन स्टोरीज के न्यू एपिसोड्स डेली बेसिस पर सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से अभी ज्वाइन कीजिए और वहां हमें मैसेज कीजिए। मिलते हैं टेलीग्राम पर। एपिसोड 101। राकेश की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं मिस्टर टोकुगावा को इन 20 युवा लड़कियों की जरूरत किस लिए है? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप काम पूरा कर दें तो मैं इसी ग्रुप को चौधरी कॉर्पोरेशन के साथ पूर्ण सहयोग करने का इंतजाम कर दूंगा। इसके अलावा मैं 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान भी करूंगा। क्या कहते हैं? मिस्टर टोकुगावा ने ठंडी और भावशून्य आंखों में कहा। राकेश की आंखें चमकीं लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। चेयरमैन चौधरी, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके लिए यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। यह एक शानदार मौका है, तो सहमत क्यों नहीं हो जाते? इसके अलावा मिस्टर टोकुगावा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनसे दोस्ती करना आपके लिए और पूरी चौधरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, प्रेसिडेंट मुसेन ने उदासीनता से कहा। प्रेसिडेंट मुसेन, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गलत तरीके से हैंडल हुआ तो चौधरी कॉर्पोरेशन और चौधरी फैमिली दोनों पर असर पड़ेगा। मुझे सोचने का समय चाहिए। मैं मिस्टर टोकुगावा को कल जवाब दूंगा। आप लोग अब आराम करें, आज रात मैं आपको ठीक से एंटरटेन करूंगा, राकेश ने जवाब दिया। राकेश ने सिर हिलाया और फिर प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकल गए। चौधरी फैमिली का एक साधारण परिवार प्रमुख ऐसा व्यवहार कर रहा है, सच में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। इशी ग्रुप के यंग मास्टर इशी इचिरो ने सोफे पर बैठते हुए तिरस्कार भरी नजरों से ठंडी सांस ली। ये राकेश एक बूढ़ा और चालाक लोमड़ी है, वह आसानी से ऐसी बात पर सहमत नहीं होगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि अंत में वह हाँ कह देगा। इसके अलावा इस बार अपना काम पूरा करने के लिए हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मुसेन ने कहा। उनकी आंखों में तीखी चमक थी। मुसेन, अभी हमारे पास सिर्फ नक्शा है, क्या हम उस पुरानी जगह को ढूंढ पाएंगे? इशी इचिरो ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। यंग मास्टर, चिंता मत कीजिए, कई साल बीत गए हैं लेकिन हमारे विशेषज्ञों की रिसर्च के अनुसार हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। हालांकि जानकारी लीक होने या भारतीय सरकार द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए हमें बहुत गुप्त तरीके से काम करना होगा, मुसेन ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी नज़र सफ़ेद चोगा पहने व्यक्ति की ओर घुमाई। मिस्टर टोकुगावा, आपके लोग निश्चिंत रहिए, वे आएंगे और कोई उन्हें नहीं देख पाएगा, मिस्टर टोकुगावा ने बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। बहुत अच्छा, मिस्टर टोकुगावा की मदद से यह काम और भी तेजी से पूरा हो जाएगा, मुसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल से बाहर निकलने के बाद राकेश अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठ गए। उनके बगल में काला शर्ट पहने एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति बैठा था, अंटुल, उनके व्यक्तिगत बॉडीगार्ड। पत्रियार्क, वह व्यक्ति बहुत मजबूत है, अंटुल ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। ओह, तुमसे भी ज्यादा? राकेश ने अंटुल की ओर देखते हुए थोड़ी हैरानी से पूछा। मैं उसकी गहराई नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर वह हमला करे तो मैं शायद 3 चालों से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा, अंटुल ने जवाब दिया। राकेश की आंखों में हैरानी छा गई। उनका व्यक्तिगत बॉडीगार्ड एक मजबूत मर्सेनरी था, चौधरी फैमिली का सबसे ताकतवर हाथ। उसे ऐसा कहते सुनना अप्रत्याशित था। लगता है मिस्टर टोकुगावा की पहचान और बैकग्राउंड सच में साधारण नहीं है। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें 20-18 साल की कुंवारी लड़कियों की जरूरत क्यों है। उनका उपयोग क्या हो सकता है? राकेश ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर खुशी के लिए नहीं है तो कल्टीवेशन के लिए होगा, अंटुल बुदबुदाया। कल्टीवेशन? राकेश हैरान होकर बोले। उस व्यक्ति की आभा कुछ इन सॉफ्ट लग रही है। वह निश्चित रूप से किसी प्रकार की खतरनाक ऊर्जा का कल्टीवेशन कर रहा होगा। शायद उसे उन कुंवारी लड़कियों की शुद्ध ऊर्जा की जरूरत है जो उसके कल्टीवेशन में मदद करे, अंटुल ने अनुमान लगाया। अंटुल की बात सुनकर राकेश थोड़े हैरान रह गए। उन्हें ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी और उनके विचार गहरे हो गए। समय तेजी से बीता और एक दिन गुजर गया। माल्होत्रा कॉर्पोरेशन में काम का समय खत्म हो चुका था। अर्जुन सामान पैक कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन, क्या तुम सच में परसों मेरे भाई की एलोपमेंट में मदद करने वाले हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तान्या ने चिंतित आंखों से अर्जुन से पूछा। निश्चिंत रहो, क्या तुम अपने अर्जुन पर भरोसा नहीं करती?
अर्जुन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और हाथ बढ़ाकर तान्या की नाक छू दी। यह इशारा बचपन से उनका पुराना था, तब अर्जुन अक्सर तान्या की छोटी नाक छुआ करते थे। लेकिन अब जब अर्जुन ने ऐसा किया तो तान्या का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में शर्म छा गई। वाह, अर्जुन और हमारी सुंदरी तान्या कब से इतने क्लोज हो गए? क्या तान्या पहले ही तुम्हारे जाल में फंस चुकी है? हॉन्ग मेई की जगह अब राशि ने आकर हंसते हुए कहा। तान्या का चेहरा और लाल हो गया और एक शब्द कहकर वह वहां से चली गई। मुंबई में राशि अपने मीडियम साइज के रिहायशी इलाके के घर पहुंची। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम में कदम रखी, हवा में मोटी सिगरेट की बदबू फैली हुई थी। उसकी नज़र कमरे में घूमी और उसने देखा कि कॉफ़ी टेबल पर सिगरेट के ढेर सारे बट पड़े थे। ये देखकर राशि का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में सतर्कता आ गई। उसने तुरंत बैग से पेपर स्प्रे का कैन निकाला और चारों ओर देखा। जल्द ही उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनाई दी, कोई नहा रहा था। राशि का शरीर तन गया और वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी, आंखों में सावधानी थी। जैसे ही वह बाथरूम के दरवाजे के पास पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने वाली थी, दरवाजा अचानक खुल गया। कौन है? राशि ने तेज स्वर में चिल्लाते हुए स्प्रे दबाने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब लेकिन परिचित आवाज़ उसके दिमाग में घुस गई और वह कांप गई। उसकी नज़र घूमी और उसने एक नंगे आदमी को देखा जो कमर पर तौलिया लपेटे हुए था। उसका शरीर मजबूत था, दाढ़ी थी, आंखों में ठंडी चमक और खतरनाक ऊर्जा का ऑरा था। उस वक्त आदमी ने राशि की ओर शैतानी नज़र से देखा और हल्के से बोला, पत्नी, बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ कैसे? राशि हैरान होकर बोली, उसका चेहरा भावों से बदल गया। सोच रही हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया? बिल्कुल इसलिए क्योंकि मैंने अच्छा व्यवहार किया और जेल से रिहा हो गया। पत्नी, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए, आदमी ने कहा। आदमी ने शैतानी अंदाज में कहा, उसकी आंखें राशि के सेक्सी फिगर पर घूम रही थीं। 5 साल बाद तुम्हारा शरीर और भी ज़्यादा आकर्षक और सेक्सी हो गया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ये कहते हुए वह राशि को गले लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राशि ने तेजी से बचकर कहा, दूर हटो, मुझे मत छुओ। राशि ने उसकी ओर घृणा और थोड़े डर के साथ देखा। आदमी रुक गया और राशि को गहरी नज़र से देखते हुए बोला, क्या बात है? अपने पति को देखकर तुम इतनी ठंडी हो गई हो, अब मुझे छूने भी नहीं दे रही? या इन सालों में दूसरे मर्दों ने तुम पर इतना ध्यान दिया कि तुम अपने पति का अस्तित्व भूल गई हो? राशि की आंखों में गुस्सा चमका। वह उस आदमी को घूरते हुए बोली, सुमित, क्या तुम इतने बेशर्म हो सकते हो? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम जैसी हूँ? और तुम मेरे पति नहीं हो, इसलिए मुझे अपनी पत्नी मत कहो, मुझे उल्टी आती है। उल्टी? सुमित ने ठंडी हंसी हंसते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, हम कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हैं और मुझे याद है कि मैंने अभी तक कोई डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया है, इसलिए हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। मैं तुम्हें पत्नी क्यों नहीं कह सकता? जिस दिन तुमने वह बेशर्म हरकत की थी, उसी दिन से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मेरे घर में कैसे घुसे? अभी निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, राशि ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। पुलिस को फ़ोन करोगी? सुमित का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। वह धीरे धीरे राशि की ओर बढ़ा और अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। राशि जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से स्प्रे का कैन लुढ़क गया। उस समय तुमने ही यह कमीनी मुझे पुलिस में दे दी थी और पूरे 5 साल जेल में बंद करवा दिया। अगर मेरे कनेक्शन न होते तो आज भी जेल में होता, और अब फिर पुलिस बुलाने की बात कर रही हो, उसने ठंडी नज़रों से कहा। जब तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को नशीला पिलाकर रेप किया था, तब पुलिस को फ़ोन करना बिल्कुल सही था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं अंधी थी जो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड चुना। मेरी दोस्त आत्महत्या नहीं करती। राशि की आंखों से दर्द और दुख भरे आंसू बहने लगे। छी, अपनी नाक में दम करने की वजह से तुम ही दोषी हो। हम पहले से रजिस्टर्ड मैरिड थे, लेकिन तुम मुझे छूने भी नहीं देती थी, शादी की रात का इंतजार कर रही थी। मैं मर्द हूँ, मेरी ज़रूरतें हैं। जब तुम तैयार नहीं थी तो मुझे तुम्हारी दोस्त की तरफ जाना पड़ा। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, सुमित ने बेपरवाही से कहा। तुम बेहद घटिया हो, ऐसी बातें कहने वाले। मैं सच में अंधी थी, राशि ने उस आदमी को गुस्से से घूरा। मैं घटिया हूँ या नहीं, लेकिन तुमने अपने पति को जेल भिजवा दिया और अफसोस की बात है कि उस समय भी मैं तुम्हें एक बार भी नहीं छू पाया। 5 साल बीत गए और तुम्हें इस तरह सेक्सी कपड़ों में देखकर तुम्हारा फिगर इतना परिपक्व और आकर्षक हो गया है। तुम निश्चित रूप से कई मर्दों के साथ रही होगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रही हो और मुझे और ज़्यादा उत्तेजित कर रही हो, उसने कहा। सुमित ने बात खत्म की और राशि की ओर बढ़ा, जो फर्श पर डर के मारे पीछे हट रही थी। तुम पास मत आना, राशि ने कांपती आवाज में कहा। तुम डर क्या रही हो? दूसरे मर्दों के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने पति के लिए नहीं। सुमित ने ठंडी हंसी हंसते हुए राशि पर झपटा। राशि चीखी और चारों ओर हाथ मारने लगी।
अचानक उसका हाथ पेपर स्प्रे के कैन पर पड़ा। उसने सुमित की ओर स्प्रे कर दिया। सुमित चौंक गया और चीखते हुए अपनी आंखें पकड़ लीं। राशि तेजी से उठी और भागने लगी, लेकिन सुमित ने आंखें मलते हुए भी धुंधली रोशनी में राशि का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से फेंक दिया। राशि का सिर बगल वाले कैबिनेट से टकराया और तुरंत खून बहने लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और चेहरे पर दर्द छा गया। चोट के बावजूद राशि रुक नहीं सकी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वह तेजी से उठी और अपने कमरे की ओर भागी। फर्श से अपना बैग उठाया और कमरे में घुसकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। तुम कमीनी औरत, आज मैं तुम्हें चोट कर मार डालूंगा। सुमित की गुस्से भरी आवाज़ बाहर से आई। राशि दरवाजे से टेक लगाकर धीरे धीरे बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था और माथे की चोट से खून अभी भी रिस रहा था। अब क्या करूं? क्या पुलिस को फ़ोन करूं? राशि खुद से बुदबुदाई और पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम पर पड़ी। जैसे कोई जादू हो गया, वह रुक गई। वह नाम अर्जुन का था। बिना सोचे समझे उसने बटन दबाया और अर्जुन को डायल कर दिया। हेलो राशि, मुझे याद कर रही हो क्या? अर्जुन की हमेशा की तरह लापरवाह और फ्लटी आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। अर्जुन, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? प्लीज़ मुझे बचा लो, राशि रोते हुए बोली। क्या हुआ? क्या हो गया? अर्जुन उस समय एक एस्टन मार्टिन में बैठकर हेतांत गार्डन वापस जा रहे थे, लेकिन राशि की बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। तुरंत उनकी आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने स्टीयरिंग तेजी से घुमाए और कार तेजी से मुड़ गई। राशि ने अर्जुन से बात करने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ और उसका दरवाज़ा लात मारकर तोड़ दिया गया। वह जमीन पर गिर गई और उसका फ़ोन हाथ से छूटकर दूर चला गया। सुमित अंदर आया। उसका चेहरा क्रोधित था, आंखें पहले से धुल चुकी थीं। पुलिस को फ़ोन करने की सोच रही थी ना? सुमित ने फ़ोन की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली। क्या तुम जानते हो कि यह अपराध है? क्या तुम जेल जाना चाहती हो? राशि ने कहा। सुमित ठंडी हंसी हंसा। अपनी ही पत्नी के साथ सोना अपराध कैसे हो सकता है? ये रेप नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे पत्नी के कर्तव्य निभाने की मांग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले ही डिवोर्स का पेपर सबमिट कर दिया है, तुमने सिर्फ साइन नहीं किया है। अगर तुमने मुझ पर कुछ किया तो भी यह अपराध ही होगा, राशि ने कांपती आवाज़ में कहा। मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। मैं यहाँ तुम्हें जोर जोर से चोदने आया हूँ ताकि तुम जान लो कि तुमने पहले पुलिस बुलाकर कितनी बड़ी गलती की थी। ये कहते हुए सुमित ने आगे बढ़कर राशि का शरीर पकड़ा और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। राशि उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुमित ने उसे जोर से दबा रखा था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। कितना सुंदर चेहरा है, अफसोस कि मैं तुम्हारा पहला नहीं बन पाया। सुमित ने राशि के नर्म गाल को सहलाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जबकि राशि ठंडी नज़रों से उसे घूर रही थी। सुमित ने राशि के ऊपरी शरीर पर पहनी हुई सफ़ेद ब्लाउज को फाड़ दिया। सुमित, तुम कमीने हो, जानवर से भी बदतर, राशि गुस्से से चिल्लाए। थप्पड़। सुमित ने उसे फिर थप्पड़ मार दिया। राशि के चेहरे पर दूसरा निशान पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। आज मैं इस सस्ती औरत को दिखा दूंगा कि यह कमीना कितना खतरनाक है, सुमित ने क्रूर नज़रों से कहा और राशि की काली स्कर्ट भी फाड़ दी। फिर वह उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राशि ने मुंह घुमा लिया। तुम बदबूदार वेश्या, मैं तुम्हें किस कर रहा हूं और तुम नहीं चाहती। 5 साल पहले मैंने तुम्हें कई बार किस किया था, लगता है तुम्हारा पहला किस भी मैंने ही लिया था, हा हा हा। सुमित जोर से हंसा, उसकी आंखों में पागलपन था। चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आ जाओ, मैं इसे कुत्ते के काटने जैसा समझ लूंगी, राशि ने हताशा के साथ लेकिन डिफाइंट स्वर में कहा। सुमित की आंखों में गुस्सा चमका और उसने राशि को फिर थप्पड़ मार दिया। राशि का गोरा चेहरा थोड़ा सूज गया। बदबूदार औरत, आज मैं तुम्हें जिंदा रहते हुए भी मौत से बदतर हालत में ले आऊंगा। तुम्हें असली दर्द क्या होता है, ये दिखा दूंगा। इन 5 सालों का जो दर्द मैंने सहा, वह सब तुम्हें लौटा दूंगा, ताकि यह सस्ती औरत पछतावे का मतलब समझे। सुमित ने क्रूरता से चिल्लाते हुए कहा। धमाक। उसी पल बाहर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज़ आई, जिससे राशि और सुमित दोनों चौंक गए। क्या हो सकता है? राशि की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। हरामजादा, कौन है? सुमित की आंखों में गुस्सा चमका। उसी समय एक ठंडी आभा वाला व्यक्ति कमरे में घुस आया। वह अर्जुन थे, जो तेजी से पहुंच गए थे। सौभाग्य से राशि का घर हेतांत गार्डन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे इतनी जल्दी पहुंच सके। ये देखकर कि वाकई अर्जुन आए हैं, राशि के चेहरे पर खुशी छा गई। आंखों में और आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दुनिया जो पूरी तरह निराशाजनक लग रही थी, अचानक फिर से रोशन हो गई। तुम कौन हो? सुमित ने अर्जुन को देखकर भौहें सिकुड़ी और ठंडी सांस ली। अर्जुन की नज़र ठंडेपन से राशि पर घूमी और फिर सुमित पर जाकर ठहर गई। तेज कदम बढ़ाते हुए उन्होंने सुमित को जोर से दीवार से टकरा दिया। सुमित दीवार से टकराया और कुछ भी जवाब देने की क्षमता नहीं बची।
वह दर्द से कराहा और मुंह से खून निकल आया। तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने राशि के सूजे हुए चेहरे और खून वाले मुंह के कोनों को देखकर दया भरे स्वर में पूछा। राशि ने अर्जुन को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आ जाओगे। बिल्कुल आता, किसी को तुम्हें परेशान करने कैसे दे सकता था? अर्जुन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा अच्छा, तो यही वह सुंदर लड़का है जिसे तुम रख रखी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे छूने नहीं दे रही थीं। लगता है तुम्हें छोटे लड़कों का शौक है। सुमित उठते हुए पीला चेहरा बनाकर गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक आई। एक झटके से वे सुमित के सामने पहुंच गए, उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। सुमित का चेहरा लाल हो गया, सांस फूलने लगी और हाथ पैर मारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं अभी पूरा कर सकता हूं, अर्जुन ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, जिसमें इतनी खतरनाक हत्या की इच्छा थी कि सुमित को लगा वह नर्क में पहुंच गया है। उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया, जैसे वह किसी भी पल घुट जाएगा। नहीं, उसे छोड़ दो। उसी पल राशि ने जल्दी से कहा, उसकी आंखों में जटिल भाव थे। हम्फ, अर्जुन ने ठंडी सांस ली और सुमित को कमरे से बाहर फेंक दिया। वह फर्श पर गिरा और उसका तौलिया खुल गया, पूरी तरह नंगा हो गया। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर तिरस्कार भरी नजर डाली और थूका, अभी निकल जाओ। सुमित ने अर्जुन की ओर डरती हुई नजरों से देखा, कुछ अनिच्छा के साथ तेजी से उठा और भाग गया। अर्जुन राशि के पास गए और बोले, ऐसे कमीने को जीने का हक नहीं है। राशि ने धीरे से जवाब दिया, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम भी अपराधी बन जाओगे। आखिरकार वह मेरा एक्स हस्बैंड है। मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या वह तुम्हारा एक्स हस्बैंड है? अर्जुन के चेहरे पर हैरानी और भ्रम छा गया। राशि ने सिर हिलाया, सिर झुकाते हुए दर्द और जटिल भावों से बोली, हम कॉलेज में डेटिंग करते थे और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर ली। फिर वेडिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी से एक दिन पहले उसने मेरी ब्राइड्समेड, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, को नशीला पिलाकर रेप कर दिया। मैंने पता लगाया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। वह जेल चला गया और मेरी दोस्त, उसने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बोल्ड और जोशीली राशि के अंदर इतना दर्द भरा इतिहास छिपा होगा। यह आदमी सच में मर्द नहीं है। तुम जैसी पत्नी होने के बावजूद वह रेप करने चला गया, अर्जुन ने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कार जताया। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वह अपनी सारी गलतियों का दोष मुझे देता था। कहता था कि क्योंकि मैंने उसके साथ कभी सोया नहीं, इसलिए वह अकेलापन सहन नहीं कर पाया और मेरी दोस्त के साथ रेप कर दिया। बिल्कुल बेशर्म। राशि की आंखों में गहरा गुस्सा था। राशि को देखकर अर्जुन बोले, अब तुमने बताया तो समझ आया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अगर वह तुम्हारा एक्स हस्बैंड है तो तुम अभी भी कुंवारी कैसे हो। मतलब तुम दोनों ने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन उसने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। ये सच में दुखद है। राशि का चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन की ओर देखा, तुम जानते हो कि मैं बिल्कुल एक डिवाइन डॉक्टर के रूप में ऐसी बात मैं कैसे नहीं जान सकता। उस समय मैं बस चाहती थी कि शादी की रात को खुद को उसे सौंप दूं, लेकिन इसके बजाय। तो यही वजह थी कि आज वह तुम्हें ऐसा करना चाहता था, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। आज वह जेल से रिहा हुआ और मेरे घर आया, मुझे पुलिस में देने का बदला लेने के लिए। सौभाग्य से तुम समय पर पहुंच गए। थैंक यू, अर्जुन, राशि ने कृतज्ञता भरी नजरों से कहा। उसकी बात बाद में करेंगे। तुम्हारे सिर पर चोट है, पहले मैं उसे ठीक कर दूं। अर्जुन ने राशि के माथे से लगातार बहते खून को देखा, भौहें सिकुड़ी और तुरंत अपना सिल्वर नीडल किट निकाला। उन्होंने एक सुई चुनी और धीरे से उसके सिर में डाल दी, जिससे खून रुक गया और घाव पर पपड़ी बनने लगी। राशि के थोड़े सूजे हुए चेहरे को देखकर अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। राशि सख्त हो गई और उनकी ओर देखने लगी। चिंता मत करो, मैं उस जानवर जैसा नहीं हूँ। मैं बस सूजन कम करना चाहता हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ धीरे से उसके सूजे हुए लाल गाल पर रख दिया। उनकी हथेली से एक ऊर्जा की धारा उसके गाल में प्रवेश हुई और सूजन धीरे धीरे कम होने लगी। राशि के चेहरे पर शर्म छा गई। वह अर्जुन की नज़रों से नजरें नहीं मिला पा रही थी, युवती जैसी संकोच भरी मुद्रा दिखा रही थी। उसी पल अर्जुन की नज़र अनजाने में राशि पर पड़ी। राशि, अब तुम ठीक हो तो मैं पहले घर लौट जाता हूँ, अर्जुन ने उठने की तैयारी करते हुए कहा। मत जाओ, मेरे पास रहो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। राशि ने अचानक अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में विनती थी जो किसी के भी दिल को पिघला दे। राशि को देखकर और उनकी बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली और नहीं गए, बल्कि उनके बगल में बैठ गए। डरो मत, वह आदमी दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अर्जुन ने राशि को आश्वासन दिया। राशि ने सिर झुका लिया। अर्जुन की बात सुनकर उसके दिल में एक कंपन हुआ और वह उनके कंधे से सट गई। मुझे अपनी बाहों में ले लो, राशि ने कहा, जिससे अर्जुन थोड़ा चौंक गए। अर्जुन की बाहें धीरे धीरे राशि को घेरने लगीं। अर्जुन, तुम जानते हो, जब मैं खतरे में थी और मदद मांगना चाहती थी तो सबसे पहले पुलिस का ख्याल नहीं आया, तुम्हारा ख्याल आया।
तुम मुझे सुरक्षित महसूस कराते हो, जैसे मुझे किसी सहारे का साथ मिल गया हो। राशि अर्जुन से चिपककर धीरे धीरे बुदबुदाई, जबकि अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। मुझे लगा था कि सुमित के साथ मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन वह एक बुरा सपना निकला। उसी वजह से मैं कई सालों से किसी भी मर्द से दूर रही, डरती थी कि फिर वही हो जाएगा। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें बिना किसी परवाह के मेरी मदद के लिए दौड़ते देखा, तो मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में नई उम्मीद हो। अर्जुन की बात सुनकर उनका दिल थोड़ा हिला। साफ था कि पिछले हादसे ने राशि पर गहरा घाव छोड़ा था। बाहर से खुली और जोशीली दिखने के बावजूद अंदर से वह मर्दों से बहुत प्रतिरोध करती थी, फिर से धोखा खाने से डरती थी। फिर राशि ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अर्जुन को किस कर लिया। सुमित कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सालों की डेटिंग और जेल जाने के बावजूद उसने राशि का दिल नहीं जीता, लेकिन आज उसी की वजह से अर्जुन ने आसानी से उसका दिल जीत लिया। अगर उसे पता चलता तो वह जल जाता। बेशक सुमित इतनी आसानी से चीजें छोड़ने वाला नहीं था। राशि के घर से निकलने के बाद उसने फ़ोन निकाला और एक कॉल की। डोंग जी, मैं बाहर आ गया हूँ, लड़कों को बुला लो, अच्छा टाइम करते हैं, उसने कहा। फ़ोन रखने के बाद सुमित की आंखों में शैतानी चमक आए। तुम दोनों मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला, सुमित ने ठंडे स्वर में कहा और वहां से चला गया। कई घंटे बाद राशि के बाल माथे से चिपके हुए थे। वह अर्जुन की बाहों में सुनहरी बिल्ली की तरह लेटी हुई थी। अर्जुन के चेहरे पर संतुष्टि थी। राशि, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? अर्जुन ने हल्के से पूछा। मैं बालिग हूं और जो किया है उसका पछतावा नहीं करूंगी, राशि ने सीधे कहा। अब से मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा और उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, अर्जुन ने वादा किया। उसकी बात अब मत करो, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, राशि ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर भी मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं पा पाता, राशि, अर्जुन ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डोमिनेंट हो, राशि ने नर्म स्वर में कहा। यह एक मर्द की गरिमा है और खासकर एक ताकतवर मर्द की गरिमा। अर्जुन की आंखों से डोमिनेंट रोशनी निकली और उनमें राजसी आभा फैल गई। राशि क्षण भर के लिए प्रभावित हो गई और अर्जुन को प्रशंसा व प्यार भरी नजरों से देखने लगी, एक औरत की मजबूत पुरुष के प्रति समर्पण वाली भावना। साफ था कि अर्जुन ने राशि को पूरी तरह मोह लिया था। तो अब तुम शनाया को ये कैसे समझाओगे? या फिर तुम मुझे अपना सीक्रेट लवर बनाना चाहते हो? राशि की आंखें चमक रही थीं, होठों पर मुस्कान थी। अर्जुन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई सीक्रेट लवर नहीं बनाऊंगा। अर्जुन की औरतें सब सम्मानजनक और वैध होंगी। मैं शनाया को जीतने का तरीका ढूंढ लूंगा, फिर तुम सब मेरी औरतें बन जाओगी। तुम न सिर्फ डोमिनेंट हो बल्कि महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। सच में प्लेबॉय हो, राशि हल्के से हंसते हुए बोली, उसकी आंखें आकर्षक थीं। तो क्या तुम इस प्लेबॉय के साथ आने का पछतावा करती हो? अर्जुन ने राशि को देखते हुए पूछा। नहीं, हालांकि तुम मुझे पूरा प्यार नहीं दे सकते, लेकिन तुम सुमित से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे सुरक्षा का एहसास देते हो, बस इतना काफ़ी है। मैं इस उम्र तक पहुंच चुकी हूं, मैं अब छोटी लड़की नहीं हूं। मुझे वफादार और एकमात्र प्यार नहीं चाहिए, बस एक ऐसा मर्द चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, राशि ने नर्म स्वर में कहा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए सबसे भरोसेमंद मर्द बनूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा और राशि को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। राशि अर्जुन की गोद में समा गईं और संतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। क्या तुम भूखी हो? चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, राशि ने अचानक कहा। हाँ, थोड़ी भूख लगी है, पहले खाना खा लें, पेट भरने के बाद ही फिर से एनर्जी आएगी काम करने की, अर्जुन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़े। शैतान, राशि का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने हल्के से थूका और अलमारी की ओर गईं। उन्होंने एक स्लीपवेयर निकाला, पहना और अर्जुन के लिए खाना बनाने चली गईं। अर्जुन बिस्तर पर लेटे हुए इस पल का आनंद ले रहे थे। जल्द ही राशि ने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया, जिसकी अर्जुन ने खूब तारीफ की। सच में राशि ऐसी थी जो बाहर की दुनिया में भी छा सकती थी और घर में भी रसोई संभाल सकती थी। वे दोनों ने मीठा भोजन साथ में किया और फिर इस बीच हाउतियान क्लब के एक लग्जरी प्राइवेट रूम में रोहित और यंग मास्टर इशी इचिरो साथ बैठे थे। उनके सामने सेक्सी आउटफिट में कई लड़कियां खड़ी थीं, हर एक मॉडल फिगर वाली, बेहद आकर्षक। यंग मास्टर इशी, इन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ सब कुछ है, लोलिता, मेच्योर लेडीज, रॉयल सिस्टर्स, या जो भी टाइप तुम चाहो, आराम से चुन लो, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। इशी इचिरो ने उन सुंदरियों पर बिना उत्साह के नजर डाली। ये सब साधारण और घटिया हैं। ऐसी औरतें मुझे जापान में जितनी चाहें मिल सकती हैं। मैं इनसे ऊब चुका हूँ। इंडिया तो खूबसूरत लड़कियों के लिए मशहूर है, क्या यही सब है तुम्हारे पास? रोहित का चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं जानना चाहता हूँ, यंग मास्टर इशी किस तरह की खूबसूरती चाहते हैं?
मुझे असली खूबसूरती चाहिए, न कि ये साधारण और घटिया चीजें। तुम्हारे मुंबई यूनिवर्सिटी की सुंदरियां कैसी हैं? इशी इचिरो की नज़र रोहित पर पड़ी। खूबसूरत लड़कियों से भरे जगह की बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी सबसे मशहूर है। वहाँ खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं और कई कैंपस ब्यूटीज हैं। इसके अलावा मुझे पता चला है कि आज रात यूनिवर्सिटी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। बहुत सारी सुंदरियां वहां दिखेंगी, रोहित ने उदासीनता से कहा। इशी इचिरो की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, चलो मुंबई यूनिवर्सिटी चलकर देखते हैं कि तुम्हारे मुंबई में कैसी सुंदरियां हैं। लेकिन आज रात इन लड़कियों को पहले यंग मास्टर की अच्छी तरह सेवा करने दो। उसके बाद इशी इचिरो दो खूबसूरत लड़कियों को बाहों में लेकर चला गया, रात की लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। रोहित ने इशी इचिरो को जाते देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, जबकि उसके बगल में काले चोगे वाला व्यक्ति ठंडी आवाज में बोला, यंग मास्टर, क्या तुम सच में उसे मुंबई यूनिवर्सिटी ले जाने वाले हो? इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। अगर कोई परेशानी हुई तो इशी ग्रुप खुद संभाल लेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इशी ग्रुप जापान की टॉप कॉर्पोरेशंस में से एक है। उनके साथ अच्छे संबंध रखना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, रोहित ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा। अगले दिन सूरज की किरणें पर्दों से होकर राशि के कमरे में घुस रही थीं। अर्जुन और राशि बड़े बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। कंबल के नीचे राशि की चिकनी गोरी पीठ और पतली टांगें पूरी तरह दिख रही थीं। अर्जुन ने आंखें खोली और राशि का आकर्षक चेहरा देखा। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान थे, पिछले रात की ज्यादा गतिविधियों का नतीजा साफ था। अर्जुन ने राशि के गाल पर किस किया और उठने की तैयारी करने लगे। तुम रात भर घर नहीं गए, अब शनाया को क्या जवाब दोगे? राशि ने आंखें खोलकर अर्जुन को देखते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराए, जो नहीं गया वही नहीं गया। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम आज ऑफिस मत जाना, घर पर आराम करो। चिंता मत करो, तुम कहोगे तब भी मैं ऑफिस नहीं जाती। कल रात तुम जानवर जैसे हो गए थे, अब मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, उन्होंने जवाब दिया। जानवर बनना उससे बेहतर है जो जानवर से भी कम हो, अर्जुन ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। राशि के घर से निकलकर अर्जुन कंपनी की ओर चल दिए। सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचकर अर्जुन ने सुंदर शीला को वहां खड़े देखा। प्रेसिडेंट तुम्हें ढूंढ रही हैं, शीला ने अर्जुन से कहा, उसके चेहरे पर अभी भी उदासीनता और थोड़ी घमंड भरी मुद्रा थी। प्रेसिडेंट मुझे ढूंढ रही हैं, तो सेक्रेटरी शीला को खुद आने की क्या जरूरत थी? एक फ़ोन कॉल काफ़ी था, अर्जुन ने अनायास कहा। लेकिन शीला ने अर्जुन की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बाहर चली गई, जिससे अर्जुन को मन में उस औरत को पकड़कर सबक सिखाने का मन होने लगा। ये सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा घमंडी थी। शनाया के ऑफिस में अर्जुन अंदर गए और उदासीन स्वर में पूछा, प्रेसिडेंट आप मुझे ढूंढ रही थीं? कल रात तुम कहाँ थे? शनाया की नज़रें अर्जुन पर जमी हुई थीं। मैं कहीं नहीं गया था, बस बार में पीकर वहीं सो गया। क्या कोई समस्या है? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए कहा। शनाया की नज़रें अर्जुन पर जमी रहीं, उनकी नाक हल्के से सिकुड़ी। फ्रेंच काल परफ्यूम, शनाया ने अर्जुन को एक नज़र मारते हुए कहा, लगता है कल रात तुम किसी खूबसूरत औरत के साथ थे। तुम्हें सूंघकर पता चल गया। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपनी बाँह उठाकर सूंघा और सच में राशि का तेज परफ्यूम महसूस हुआ। पिछली रात दोनों की बॉडी एक दूसरे के परफ्यूम से सनी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने नहाया नहीं था, इसलिए शनाया को तुरंत सूंघ में आ गया। इससे अर्जुन को एहसास हुआ कि आगे से ऐसी गतिविधियों के बाद अच्छे से नहाना चाहिए। शनाया का चेहरा ठंडा पड़ गया, वे अर्जुन को बर्फ जैसी नज़रों से देख रही थीं। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा दिखे और बोले, मैंने बस एक खूबसूरत औरत के साथ थोड़ा ड्रिंक किया था। इसके अलावा तुमने कहा था कि हम एक दूसरे के जीवन में दखल नहीं देंगे, ना? शनाया की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं, उनकी आंखों में एक अनोखा भाव चमका और उन्होंने कहा, हालांकि हम एक दूसरे के जीवन में दखल नहीं देते, लेकिन अगर तुम घर नहीं आने वाले हो तो मुझे पहले बता दिया करो। ये घर होटल नहीं है जहां आओ जाओ जैसा मन हो, और बाहर कम से कम औरतों से छेड़छाड़ करो। तुम्हारी मौजूदा पहचान शनाया के फियांसे की है। बेहतर होगा कि कोई स्कैंडल न खड़ा करो। चिंता मत कीजिए, मैं याद रखूंगा प्रेसिडेंट। अगर कुछ और नहीं तो मैं अब जाता हूँ। क्या तुम यंग मास्टर फोस्टर को जानते हो? शनाया ने अर्जुन को देखते हुए अचानक पूछा। फोस्टर? वह क्या है? मुझे नहीं पता, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए अनजान बनते हुए कहा। तुम जा सकते हो, शनाया ने नज़रें हटाते हुए कहा। ऑफिस से बाहर निकलते ही अर्जुन ने आंखें सिकुड़ी और फ़ोन निकालकर एक कॉल की। प्रिय वॉर एम्परर, मुझे क्या चाहिए आपका? फ़ोन पर फोस्टर की आवाज़ आई। क्या तुम अभी भी मुंबई में हो? बिल्कुल, लेकिन शायद 2-3 दिन में चला जाऊंगा। क्या काम है? मुझे एक काम जल्दी से करना है, अर्जुन ने कहा और उन्हें जो करना था वह समझा दिया। सुनकर फोस्टर हंसा और बोला, बस इतना छोटा काम, इसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ज़्यादा बात मत करो, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें एम कंट्री वापस जाते हुए लिटा दूंगा। अर्जुन ने हाँफते हुए फ़ोन रख दिया।
मुंबई में एक पारंपरिक भारतीय स्टाइल की विला में शालिनी काले ड्रेस में सुंदर और ग्रेसफुल दिख रही थीं। उनके सामने टांग सूट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, सफ़ेद बालों वाले, जिनमें सुंदर और विद्वान आभा थी। वे शालिनी के दादाजी अमरीश थे। शालिनी, तुम इस साल 25 की हो रही हो ना? उम्र अब कम नहीं रही। कब दादाजी के लिए एक पोता बहू घर लाओगी? अमरीश ने हल्के स्वर में शालिनी से पूछा। दादाजी, अभी मैं इन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहती, आप चिंता न करें, शालिनी ने अनायास जवाब दिया। डायरेक्टर दू ने पहले मुझे तुम्हारे और उनके बेटे नवीन के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि नवीन काफ़ी। दादाजी, मुझे वह पसंद नहीं है, शालिनी ने दृढ़ता से बात काट दी। उसी समय एक नानी जैसी महिला अंदर आए और अमरीश से बोली, ओल्ड मास्टर, बाहर मिस्टर नवीन मिलने आए हैं। जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया। अमरीश मुस्कुराए। उसे अंदर आने दो। शालिनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जल्द ही नवीन एक लकड़ी का बॉक्स लेकर अंदर आया, बेदाग सूट पहने और चमकती मुस्कान के साथ। दादाजी अमरीश, शालिनी भी यहाँ है। नवीन बहुत विनम्रता से अंदर आया। नवीन आ गया, बैठो, अमरीश मुस्कुराते हुए बोले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी ने नवीन को कुछ नाराजगी से देखा। मेरे पिता को एक खजाना संयोग से मिल गया था। उन्होंने कहा कि इसे भाग्यशाली व्यक्ति को देना चाहिए। मुझे लगा कि एक प्रसिद्ध ट्रेजर अप्रेजल मास्टर के रूप में दादाजी अमरीश सबसे उपयुक्त हैं। नवीन मुस्कुराते हुए बोला। तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, नवीन, अमरीश ने शांत मुद्रा में जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल उनके शांत चेहरे पर भावों की लहर दौड़ गई। फिर नवीन ने अपने हाथ में रखा लकड़ी का बॉक्स खोला और अचानक एक क्रिस्टल जैसा पारदर्शी अंगूठी सामने आ गई जो चमकदार रोशनी फेंक रही थी। ये अमरीश की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सावधानी से अंगूठी उठाए और ध्यान से देखने लगे। क्या ये सोंग डायनेस्टी के पूर्वज सम्राट चंद्र द्वारा पहनी गई ज़ेड कियान रिंग है? अमरीश ने हैरानी से कहा। क्या ज़ेड कियान रिंग? शालिनी भी हैरान हो गई और उनकी नज़र उस पारदर्शी अंगूठी पर पड़ी। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, यही ज़ेड कियान रिंग है। मेरे पिता को यह संयोग से मिली और उन्होंने विशेष रूप से दादाजी अमरीश को भेंट करने के लिए भेजा है। ये कैसे सही होगा? यह अंगूठी अनमोल है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अमरीश ने जल्दी से सिर हिलाया। दादाजी, आप आराम से लीजिए, इसे मेरी भावना का प्रतीक समझिए। मैं शालिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, नवीन ने शालिनी की ओर देखते हुए कहा। नामुमकिन, इसके बारे में सोचो भी मत, शालिनी ने तेजी से जवाब दिया। शालिनी, मैं ठिन ठिन ठिन। उसी समय शालिनी का फ़ोन अचानक बज उठा। उन्होंने फ़ोन उठाया और उनका चेहरा कई बार बदल गया। क्या हुआ? अमरीश ने उत्सुकता से शालिनी की ओर देखा। दादाजी, मुंबई के अंतर्गत दिलांग गांव में किसी ने एक खून जैसा लाल पत्थर ढूंढा है। वह बहुत अजीब है और कुछ लोग इसे कोई अनोखा खजाना मान रहे हैं। मैं उसे देखने जा रही हूँ, शालिनी ने कहा। खून जैसा लाल पत्थर? अमरीश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ठीक है दादाजी, मैं अब निकलती हूँ। शालिनी ने अपना बैग उठाया और नवीन को कुछ कहने का मौका दिए बिना विला से निकल गईं। नवीन की आंखों में नाराजगी की चमक आई। माल्होत्रा कॉरपोरेशन में अर्जुन सेल्स डिपार्टमेंट में वापस लौटे और अपना एक समान काम जारी रखा। तभी उनके बगल में बैठी तान्या ने कंप्यूटर देखते हुए हैरानी से सांस ली। एक खून जैसा लाल पत्थर? कितना अजीब। कौन सा खून जैसा लाल पत्थर? अर्जुन ने उत्सुकता से तान्या से पूछा। इंटरनेट पर अभी अभी ब्रेक हुई खबर। कहा जा रहा है कि हमारे मुंबई शहर के अंतर्गत एक गांव में एक किसान को संयोग से एक खून जैसा लाल पत्थर मिला है, जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तान्या ने कंप्यूटर पर खबर दिखाते हुए कहा। खबर में एक फोटो भी थी जिसमें मुट्ठी भर साइज का पूरी तरह खून लाल पत्थर दिख रहा था। वह सच में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उस पत्थर को देखते ही अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी नज़र चमक उठी, जैसे वे कुछ सोच रहे हों। अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? तान्या की आवाज़ अचानक आई। ओह, कुछ नहीं। बाय द वे, क्या तुम्हें इस गांव का पता है? अर्जुन ने पूछा। यहाँ रिकॉर्ड में लगता है। तान्या ने थोड़ी देर सर्च किया और बोली, मिल गया, ये है पता। अर्जुन ने पता नोट किया, उनकी नज़र विचारपूर्ण थी। दूसरे लोग उस पत्थर में कुछ खास नहीं देख रहे थे, लेकिन अर्जुन को लगा कि यह खून लाल पत्थर साधारण नहीं है। यह एक स्पिरिट स्टोन हो सकता है। जिज्ञासा से भरकर अर्जुन ने तान्या से एक शब्द कहा और माल्होत्रा कॉरपोरेशन से निकल गए। मुंबई में एक गुप्त बेस में एक कमरे में दो काले चोगे पहने और सोने के मास्क लगाए व्यक्ति एक फोटो देख रहे थे। वह वही मुट्ठी भर साइज का खून लाल पत्थर था जो अभी सामने आया था। सोने के मास्क वाले एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम कह रहे हो कि यह बहुत संभावना है कि यह ब्लड स्पिरिट स्टोन है? बिल्कुल, अगर यह सच में वही है तो हमें इसे हासिल करना होगा। इसे ऊपर वालों को सौंपने पर हमें अच्छा इनाम मिलेगा और शायद कुछ और फायदा भी हो। दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया। तो मैं तुरंत लोगों को लेकर वहां जाता हूं। अग्रवाल फैमिली को सूचित कर दो कि वे पहले पत्थर को हासिल करें, हम छाया में रहेंगे। दोनों काले चोगे और सोने के मास्क वाले व्यक्ति चर्चा कर रहे थे।
अग्रवाल फैमिली के हॉल में, जो मुंबई की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक थी। धीरज की आंखों में तीखी चमक थी। उनके सामने उनके गोद लिए बेटे साहिल और उर्मिला खड़े थे। साहिल, उर्मिला, ये काम तुम दोनों संभालोगे। उस पत्थर को ले आओ, धीरज ने गंभीर स्वर में कहा। जी गॉडफादर, हम मिशन पूरा करेंगे, साहिल ने सिर हिलाया। पापा, इस पत्थर में खास क्या है? उर्मिला ने उत्सुकता से पूछा। हमें अभी नहीं पता, यह उनके द्वारा भेजा गया मैसेज है। हमें बस इसे करना है, धीरज ने उदासीनता से कहा। मुंबई के एक स्थान पर 2 काले चोगे पहने व्यक्ति फोन पर फोटो देखकर उत्तेजित थे। क्या ये ब्लड स्पिरिट स्टोन है? बहुत संभावना है, हमें तुरंत मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। आखिरकार ब्लड स्पिरिट स्टोन का सुराग मिल गया है। एक होटल सूट में इशी इचिरो तेजी से अंदर आया और सोफे पर भौहें सिकोड़कर बैठे प्रेसिडेंट मुसेन की ओर देखा। अंकल मुसेन, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाकर क्या जरूरी बात करनी है? इसको देखो, यह क्या है? मुसेन ने फोन इशी इचिरो को थमा दिया। ये तो आज की खबर है, इसमें क्या समस्या है? इशी इचिरो ने हैरानी से पूछा। हमारे विशेषज्ञों की गणना के अनुसार यह जगह बहुत संभावना है कि पुराने समय में दबाया गया खजाना यहीं हो, मुसेन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। नहीं हो सकता, इशी इचिरो ने हैरानी से कहा। सटीक डिटेल्स साइट पर जाकर ही पता चलेंगी, लेकिन ऐसी घटना से बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे। उम्मीद है कि इससे उस खजाने का पता न चले, मुसेन ने चिंतित नजरों से कहा। चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता ने कहा है कि खजाना जापान ले जाना है, इशी इचिरो ने ठंडे स्वर में कहा। निश्चिंत रहिए, मैं परिवार प्रमुख का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, और मिस्टर टोकुगावा तथा उनके मदद से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक समय के लिए खून लाल पत्थर का अचानक प्रकट होना मुंबई की कई शक्तियों में हलचल मचा गया। मालहोत्रा कॉरपोरेशन से निकलने के बाद अर्जुन सीधे दिलांग गांव की ओर चल दिए। उस खून लाल पत्थर में उनकी रुचि भी उतनी ही तीव्र थी। दिलांग गांव मुंबई शहर के अंतर्गत एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। पीछे बड़ा पहाड़ था और वातावरण अपेक्षाकृत दूरदराज का था। अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब इस छोटे पहाड़ी गांव के एक किसान ने खून लाल पत्थर खोद निकाला तो ये हॉट न्यूज बन गया। टीवी स्टेशंस, एंटीक प्रेमी और कई रिसर्चर वहां पहुंच गए। वे सभी उस खून लाल पत्थर को देखने के लिए उत्सुक थे। इस समय गांव के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा कारें खड़ी थीं और हर तरफ लोग दिख रहे थे। मूल रूप से शांत गांव अचानक शोरगुल और हलचल से भर गया था। जब अर्जुन कार लेकर दलांग गांव पहुंचे तो यहां की छोटी सड़क पहले से ही कई कारों से ब्लॉक हो चुकी थी। कुछ गाड़ियां सड़क के किनारे बंजर जमीन पर भी खड़ी थीं। अर्जुन ने पर्सपेक्टिव आई एक्टिवेट की, चारों ओर स्कैन किया और फिर कार से उतरकर गांव की ओर पैदल बढ़ गए। गांव के एक पुराने आंगन में इस समय 3-4 लेयर में लोग जमा थे। टीवी रिपोर्टर, मीडिया जर्नलिस्ट, बहुत सारे एंटीक प्रेमी, कई रिसर्च एक्सपर्ट्स भी थे जो आंगन में टेबल पर रखे मुट्ठी भर साइज के खून लाल पत्थर को देख रहे थे। पत्थर अंडाकार आकार का था और खून जैसी लाल चमक छोड़ रहा था। बहुत अजीब लग रहा था। इस समय एक ग्रुप ऑफ रिसर्च एक्सपर्ट्स उसे ध्यान से परीक्षण कर रहा था। चारों ओर रिपोर्टर फिल्म बना रहे थे। शालिनी भी वहां खड़ी थी, उनकी नज़र उस खून लाल पत्थर पर जमी हुई थी। उनके बगल में फटा पुराना कपड़ा पहने एक मध्यवयस्क व्यक्ति खड़ा था। वही किसान था जिसने पत्थर खोदा था। उसके बगल में 20 साल का एक युवक खड़ा था जिसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अर्जुन भीड़ में घुसकर चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनकी नज़र भी खून लाल पत्थर पर थी। उनकी आंखों में नीली चमक आए और प्यूपिल्स तेजी से फोकस हो गए। ये स्पिरिट स्टोन है, अर्जुन मन ही मन चौंक गए। उनकी पर्सपेक्टिव आई ने पत्थर को स्कैन किया और उसमें घनी ऊर्जा भरी हुई थी। साफ था कि यह स्पिरिट स्टोन है। सामान्य स्पिरिट स्टोन ज्यादातर सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये खून लाल था और उसकी ऊर्जा में हिंसक आभा भी मिली हुई थी जो इसे काफ़ी असामान्य बना रही थी। एक्सपर्ट्स, क्या आप समझ पाए हैं कि यह पत्थर क्या है? इस समय कई रिपोर्टर एक्सपर्ट्स की ओर देखकर पूछ रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर यह खून लाल पत्थर क्या है। असमंजस। मैं 10 साल से तरह तरह के अनोखे खजानों का रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह क्या है। फिर भी यह निश्चित रूप से साधारण पत्थर नहीं है, एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। बाकी एक्सपर्ट्स भी सहमति में सिर हिलाने लगे। वे सभी इस पत्थर के बारे में अनजान थे। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ गई। स्पिरिट स्टोन को सिर्फ ताकतवर एक्सपर्ट ही पहचान सकते हैं। सामान्य लोग इसके अस्तित्व से भी अनजान थे और नेचुरली नहीं जानते थे कि पत्थर क्या है। सर, मैं शालिनी हूँ, मुंबई सिटी टीवी ट्रेजर अप्रेजल चैनल की होस्ट। मैं आपके इस पत्थर को अपने दादाजी के पास ले जाना चाहती हूँ ताकि वे अध्ययन कर सकें। क्या मैं ले जा सकती हूँ? इस समय शालिनी ने किसान की ओर देखकर कहा। मिस शालिनी के दादाजी चीन, इंडिया के प्रसिद्ध ट्रेजर अप्रेजल मास्टर हैं। अगर वे इसकी जांच करें तो शायद इस पत्थर का मूल और रहस्य सामने आ सकता है, एक्सपर्ट शालिनी की ओर देखते हुए बोले। साफ था कि वे सभी शालिनी को जानते थे और उनके दादाजी अमरीश से भी परिचित थे, जो इंडिया के प्रसिद्ध ट्रेजर अप्रेजल मास्टर थे।
अगर तुम इसे रिसर्च के लिए ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, बस इसके पैसे दे दो, किसान के बगल में खड़े युवक ने सीधे कहा। तुम कौन हो? शालिनी की नज़र युवक की ओर घूम गई। ये पत्थर मेरे पापा को मिला था और इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाला भी मैं ही हूँ, युवक ने समझाया। तुम कितने पैसे चाहते हो? मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ, शालिनी ने जवाब दिया। 1 लाख। थोड़ी देर सोचने के बाद युवक ने अचानक कीमत बता दी। किसान हैरान रह गया और कुछ कहने वाला था, लेकिन उसके बेटे ने उसे रोक दिया। शालिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, 1 लाख ही सही। मैं इसके लिए 3 लाख दूंगा। अचानक एक अमीर दिखने वाला मोटा मध्यवयस्क व्यक्ति बीच में बोल पड़ा। उसके हाथ में बैग था और कलाई पर सोने की घड़ी चमक रही थी। हमारा अग्रवाल ग्रुप इस पत्थर के लिए 10 लाख ऑफर कर रहा है, दूसरी आवाज़ अचानक आए और सन्नाटा तोड़ दिया। साहिल और उर्मिला वहां आ गए। उन दोनों को देखकर अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कोई मानसिक संबंध हो। उर्मिला की नज़र लगभग तुरंत अर्जुन से टकराए। उसने पलकें झपकाईं और आकर्षक मुस्कान बिखेर दी। मिस्टर साहिल, मिस उर्मिला, क्या तुम लोग भी इस पत्थर में रुचि रखते हो? शालिनी ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। हमारे अग्रवाल फैमिली का मुख्य कारोबार ज्वेल्स और एंटीक में है। स्वाभाविक रूप से हम ऐसे अनोखे खजानों में रुचि रखते हैं। मिस शालिनी को कोई एतराज तो नहीं होगा? उर्मिला मुस्कुराते हुए शालिनी से बोली। बिल्कुल नहीं, अगर अग्रवाल फैमिली इसे चाहती है तो मैं मुकाबला नहीं करूंगी। हालांकि मैं आशा करती हूं कि तुम मुझे इस पत्थर को मेरे दादाजी को अध्ययन करने के लिए दे दोगे, ताकि इस खून लाल पत्थर का मूल पता चल सके, शालिनी ने जवाब दिया। माफ़ करना मिस शालिनी, लेकिन इस फैसले का अधिकार सिर्फ मेरे गॉडफादर को है, साहिल मुस्कुराते हुए बोला। शालिनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम इसे 10 लाख में बेचोगे? साहिल की नज़र किसान और उसके बेटे की ओर घूम गई। इस समय पिता और बेटा दोनों 10 लाख की ऑफर सुनकर स्तब्ध रह गए थे। उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्थर की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वह 10 लाख का हो सकता है। बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे, किसान का बेटा सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्साहित होकर बोला। उसे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सौदा कर लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगर कुछ ताकतवर एक्सपर्ट्स और शक्तियां इस पत्थर के बारे में जान जाती तो 10 लाख भी कम पड़ सकते थे। साहिल ने मौके पर ही युवक के अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। जब युवक को बैंक की एसएमएस नोटिफिकेशन आए और उसमें अनगिनत जीरो देखे तो वह बेहोश होने ही वाला था। साहिल और उर्मिला ने खून लाल पत्थर ले लिया और वहां मौजूद रिपोर्टर व एक्सपर्ट स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो गए। मिस शालिनी, इस समय अर्जुन शालिनी के पास पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, तुम हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी उस पत्थर को देखने आए हो? शालिनी थोड़ी हैरान होकर अर्जुन को देखते हुए बोली। हाँ, मैंने न्यूज़ देखी और जिज्ञासा हुई, इसलिए चला आया, अर्जुन ने कहा। लगता है मिस्टर अर्जुन एंटीक और अनोखे खजानों के अच्छे जानकार हो, शालिनी ने ट्रेजर ट्रोव पैविलियन में अर्जुन के प्रदर्शन को याद करते हुए कहा। बहुत दूर की बात है, बस संयोग था, अर्जुन हंसते हुए बोले। अफसोस कि हमें वह पत्थर नहीं मिला। मेरे दादाजी को इसमें बहुत दिलचस्पी होती। शालिनी की आंखों में निराशा झलक आए। अर्जुन की आंखों में रहस्यमयी चमक आए और उन्होंने कहा, वास्तव में मिस शालिनी को वह खून लाल पत्थर न मिलना शायद बुरी बात नहीं है। यह एक आपदा से बचने में भी मदद कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? शालिनी हैरान होकर पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि किसान की ओर मुड़कर पूछा, सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ये पत्थर कहाँ से ढूंढा था? ओह, ये हमारे गांव के बगल वाले पहाड़ में खोदा था, किसान ने गांव के पीछे वाले बड़े पहाड़ की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। अर्जुन की नज़र हरे भरे पहाड़ की ओर घूमी, उनकी प्यूपिल्स में नीली चमक आई। अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं, किसी खास जगह को स्कैन करते हुए उनकी प्यूपिल्स में हैरानी की झलक आई। तुम क्या देख रहे हो? शालिनी ने उत्सुकता से अर्जुन को देखा। ओह, कुछ नहीं मिस शालिनी, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया और आंगन से बाहर निकल गए। आंगन से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने एक बार फिर पूरे दिलांद गांव और पहाड़ पर विचारपूर्ण नज़र डाली, फिर वहां से चले गए। दिलांद गांव से बाहर जाने वाली छोटी सड़क पर साहिल एक ब्लैक रेंज रोवर चला रहे थे और उर्मिला पैसेंजर सीट पर बैठी पत्थर को हाथ में घुमा रही थी। मुझे हमेशा लगता है कि इस पत्थर में कोई अजीब शक्ति है, उर्मिला खून लाल पत्थर को देखते हुए बोली। चूंकि यह पत्थर ऊपर वालों को चाहिए, इसलिए ये साधारण पत्थर नहीं हो सकता, साहिल शांत स्वर में बोला, लेकिन अचानक उसका चेहरा तन गया। नहीं, अच्छा, हम खतरे में हैं, साहिल ने अचानक चिल्लाया, क्योंकि एक खंजर रेंज रोवर की विंडशील्ड को भेदता हुआ उनके ऊपर आ रहा था। साहिल और उर्मिला दोनों का चेहरा बदल गया और वे तुरंत कार से बाहर कूद गए, उनकी नज़रें आगे की ओर घूमी। 4 काले चोगे पहने व्यक्ति, जिनसे ठंडी आभा निकल रही थी, उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी नज़रें दोनों पर, बल्कि उर्मिला के हाथ में पड़े खून लाल पत्थर पर जमी हुई थीं। तुम लोग कौन हो? साहिल ने चारों को घूरते हुए गंभीर स्वर में पूछा। मार डालो, चारों ने एक साथ चिल्लाया और उर्मिला की ओर झपटे।
फुस फुस फुस। अगले ही पल और कई आकृतियां बाहर निकलीं, कुल 5, जिनमें से 4 सिल्वर मास्क पहने थे और एक गोल्डन मास्क। सभी काले चोगे में थे, हर एक का लिबास अजीब था। नमस्कार माय लॉर्ड। गोल्डन मास्क वाले व्यक्ति को देखते ही साहिल और उर्मिला ने तुरंत सम्मान से अभिवादन किया। पत्थर ले लो और यहाँ से निकल जाओ, गोल्डन मास्क वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। सोचा है कि निकल जाओगे? कोई चांस नहीं। 4 काले चोगे वालों के पीछे से एक ठंडी आवाज आए और एक मध्यवयस्क व्यक्ति काले चोगे में बाहर निकला। उसके शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। लिटिल लियू, जाओ और सामान ले लो, मध्यवयस्क व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। फिर वह कल्पना से परे तेजी से आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा जिसमें भयानक शक्ति थी। गोल्डन मास्क वाले व्यक्ति ने भी मुक्का मारा और दोनों की टक्कर हुई, जिससे अदृश्य शॉकवेव फैल गई। दोनों कई कदम पीछे हट गए और अब दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बाकी 4 काले चोगे वाले व्यक्ति अलग हो गए, 2 उर्मिला पर टूट पड़े, जबकि बाकी 2 ने अपनी ताकत दिखाते हुए 4 सिल्वर मास्क वालों को अकेले रोक लिया। भीषण लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्षों में दुर्लभ मास्टर थे, जिनकी शक्ति बेहद ताकतवर थी और हर एक तेज मंडल के लेट स्टेज से ऊपर था। खासकर दोनों पक्षों के लीडर, उनकी लड़ाई और भी भयंकर थी। अनगिनत मुक्के और लातें एक दूसरे पर पड़ रही थीं, भारी धमाके हो रहे थे, जबकि तेज ऊर्जा की लहरें आसपास के वातावरण को अस्त व्यस्त कर रही थीं। धम धम धम, एक के बाद एक विस्फोट की आवाजें गूंज रही थीं। गोल्डन मास्क वाला और काला चोगा वाला व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनकी शक्तिशाली आभा एक युद्ध क्षेत्र बना रही थी, जिसके कारण आसपास कोई भी नजदीक नहीं आ पा रहा था। इधर बाकी 4 काले चोगे वाले मास्टर सिल्वर मास्क वालों को रोक रहे थे, जबकि अन्य 2 साहिल और उर्मिला से लड़ रहे थे। साहिल ने खंजर निकाला और पूरी तेज मंडल ऊर्जा छोड़कर एक हमलावर को रोक रखा था, जबकि उर्मिला एक हाथ में खून लाल पत्थर पकड़े हुए थी। वह अपनी चाबुक से दूसरे काले चोगे वाले मास्टर से लड़ रही थी, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। 10 चालों से भी कम समय में उर्मिला उड़कर एक कार के बोनट से टकराए। उसके मुंह से खून निकला और वह आधा घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उर्मिला, साहिल चिल्लाया, लेकिन वह उसकी मदद करने में असमर्थ था। उस समय वह खुद काले चोगे वाले मास्टर से कड़ी लड़ाई में फंसा हुआ था और बाकी भी उलझे हुए थे। अचानक काले चोगे वाला व्यक्ति उर्मिला की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उर्मिला धीरे धीरे उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने फिर चाबुक घुमाया, लेकिन दुश्मन फ्लैश की तरह आगे आया, उसके ठीक सामने पहुंच गया, उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया। उर्मिला का चेहरा लाल हो गया, आंखें बाहर निकल आईं और सांस तेजी से फूलने लगी। काले चोगे वाले व्यक्ति ने क्रूर और मजाकिया हंसी हंसते हुए उर्मिला के हाथ से खून लाल पत्थर छीन लिया। मरने का समय आ गया। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा चमक रही थी। वह सुंदर महिला की जान लेने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से हल्की और हवाई सी आवाज आई। ऐसी सुंदरता पर हाथ उठाने वाले, क्या तुम नपुंसक हो? यह अप्रत्याशित आवाज सुनकर सबकी नजर घूम गई, जिसमें काले चोगे वाला व्यक्ति भी शामिल था। उसने सिर घुमाकर अर्जुन की मुस्कुराती हुई शक्ल देखी। तुम? काले चोगे वाले व्यक्ति कुछ और कह पाता, उससे पहले अर्जुन ने उसे मौका नहीं दिया। उसका हाथ बिजली की तरह निकला और जोरदार प्रहार किया। उसके मुके से असीम तेज मंडल ऊर्जा फूटी, जिसने व्यक्ति के अंदरूनी अंगों और नाड़ियों को चूर चूर कर दिया। तुरंत व्यक्ति के मुंह से खून निकला और वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे तुरंत मार डाला। वहां मौजूद सभी लोग, जिसमें उर्मिला भी शामिल थी, इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। लेकिन अर्जुन शांत रहे। उन्होंने अभी अभी उर्मिला से छीना गया खून लाल पत्थर अपने कब्जे में ले लिया। वह मेरा पत्थर है, उर्मिला ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। सॉरी सुंदरिया, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, अब यह मेरा हो गया। अर्जुन मुस्कुराते हुए पत्थर को जेब में रखते हुए बोले, फिर बाकियों से कहा, तुम लोग लड़ते रहो, मिलते हैं। ब्लड स्पिरिट स्टोन छोड़कर जाओ। लेकिन इस समय गोल्डन मास्क वाला और काले चोगे वाला मध्यवयस्क व्यक्ति एक साथ चिल्लाए और अपनी लड़ाई रोककर अर्जुन की ओर दौड़े। मैंने पहले ही कहा कि यह चीज़ अब मेरी है, फिर भी छीनना चाहते हो? सच में तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे, अर्जुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उनका शरीर तेजी से उनकी हमलों से बच गया। दोनों ने शक्तिशाली मूव्स छोड़कर अर्जुन पर लगातार हमला किया। वे दोनों तेज मंडल तोड़कर योगवीर मंडल में पहुंच चुके थे। पूरे शरीर से मजबूत ऊर्जा निकालते हुए भयानक हवा पैदा करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन की आंखों में अजीब नीली चमक थी। उनकी पर्सपेक्टिव आई एक्टिवेट हो गई, नीली रोशनी झिलमिलाई। इससे योगवीर मंडल के इन दोनों मास्टर्स के हमले सैकड़ों गुना धीमे लग रहे थे, जैसे टीवी को स्लो मोशन में देख रहे हों। यह अर्जुन की पर्सपेक्टिव आई का जादू था। जब से उनकी आंखों में नीली रोशनी आई थी, उन्हें पता चला था कि वे न सिर्फ चीज़ों को पारदर्शी देख सकते हैं, बल्कि सब कुछ धीमा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लड़ाई में वे दुश्मन के हमलों को धीमा कर सकते थे, उनकी कमजोरियां आसानी से पकड़ सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। इसी क्षमता की वजह से अर्जुन ने विदेश में कई ताकतवर मास्टर्स को हराया था।
धम धम, एक तेज मूव के साथ अर्जुन के हाथ बिजली की तरह निकले और दोनों के पसलियों पर प्रहार कर दिए। दोनों कांप उठे और मुंह से ताज़ा खून उगल दिया। अर्जुन तुरंत एक तरफ हट गए ताकि उनका खून उन पर न लगे। दोनों ने अर्जुन को हैरान नज़रों से देखा, उनकी आंखों में अविश्वास था। बाय बाय, हाथ हिलाते हुए अर्जुन उनकी नज़रों से गायब हो गए। जल्द ही 5 काले चोगे वाले मास्टर्स भी वहां से गायब हो गए और सिर्फ उर्मिला, साहिल और 5 मास्क वाले मास्टर्स रह गए। मास्टर, अब जब पत्थर अर्जुन के पास चला गया है तो हम क्या करें? साहिल ने गोल्डन मास्क वाले व्यक्ति से गंभीर स्वर में पूछा। हर हाल में उस पत्थर को वापस ले आओ। गोल्डन मास्क वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में ये शब्द कहे और 4 सिल्वर मास्क वालों के साथ चले गए। उर्मिला, तुम ठीक तो हो? साहिल ने उर्मिला की ओर देखा। उर्मिला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। एस्टन मार्टिन के अंदर अर्जुन ने हाथ में पड़े खून लाल पत्थर को देखा, उनकी आंखों में तेज चमक आए। सच में, ये ब्लड स्पिरिट स्टोन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ मिल जाएगा, उन्होंने कुछ उत्साहित होकर कहा। ये पत्थर, जिसे ब्लड स्पिरिट स्टोन कहा जाता है, स्पिरिट स्टोन का ही एक प्रकार है। लेकिन सामान्य स्पिरिट स्टोन जो प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करते हैं, उसके विपरीत ब्लड स्पिरिट स्टोन में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो एसेंस ब्लड जैसी है और बहुत अनोखी है। सामान्य मार्शल आर्टिस्ट इसे बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास 9 स्टॉस टायरेंट बॉडी आर्ट है, यह कोई समस्या नहीं है। वे सभी प्रकार की ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। वे दोनों ग्रुप, अर्जुन ने अभी अभी हमला करने वाले दोनों ग्रुप के बारे में सोचा। उनमें से एक, जो काले चोगे में थे, पहले पकड़े गए ब्लड सकिंग फियन से काफ़ी मिलते जुलते लग रहे थे। ब्लड स्पिरिट स्टोन में निहित ऊर्जा एक व्यक्ति के एसेंस ब्लड के बराबर है। चूंकि वे कल्टीवेशन के लिए इंसानी खून पीते हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से संबंधित हैं। अर्जुन तुरंत निश्चित हो गए कि 5 चोगे वाले व्यक्ति पहले पकड़े गए व्यक्ति से जुड़े थे, लेकिन मास्क वाले ग्रुप के बारे में उन्हें अभी स्पष्ट नहीं था। फिर भी साफ था कि उनका अग्रवाल फैमिली से गहरा संबंध था। लगता है अग्रवाल फैमिली भी इतनी साधारण नहीं है। कितना दिलचस्प, अर्जुन ने कहा और उनके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसी समय उनका फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर पुलिस फ्लावर नाम दिख रहा था। साफ था कि यह अंकिता का कॉल था। हेलो कैप्टन अंकिता, क्या बात है? क्या फिर कोई खतरा आ गया है और तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अर्जुन ने उदासीन स्वर में पूछा। नहीं, कल जिस अपराधी को तुमने पकड़ा था वह पुलिस स्टेशन में मार दिया गया, अंकिता ने भारी स्वर में कहा, जिसमें गुस्सा छिपा था। जिस अपराधी को पकड़ते हुए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वह पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बात सुनो तो इस मामले की जांच बंद कर दो, वरना सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे अधीनस्थ भी खतरे में पड़ जाएंगे। वे ऐसे दुश्मन नहीं हैं जिन्हें तुम हैंडल कर सको। तो तुम उन्हें जानते हो? वे आखिर हैं कौन? अंकिता ने उतावलेपन से पूछा। मुझे नहीं पता वे कौन हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे पुलिस के बस की बात नहीं हैं। इस केस को यहीं खत्म कर दो। शायद अब वे बिना वजह लोगों को नहीं मारेंगे, अर्जुन ने सीधे कहा। यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे इन बेशर्म अपराधियों को पकड़ना ही होगा। पुलिस स्टेशन में किसी को मारने की हिम्मत करना, साफ है कि वे हमें पुलिस वालों का कोई सम्मान नहीं देते। अंकिता की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। अर्जुन ने फ़ोन पर व्यस्त सिग्नल सुनकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ये पुलिस फ्लावर सच में आवेशी और जिद्दी थी। हालांकि जैसे ही वे फ़ोन रखने वाले थे, दूसरा कॉल आ गया। इस बार संजय का था। हेलो संजय, क्या बात है? ही, तुम अर्जुन हो ना? फ़ोन पर एक आकर्षक महिला की आवाज़ गूंजी। अर्जुन की नज़र तेज हो गई और उन्होंने गहरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जब तुम अपने भाई के घर पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। कॉल तुरंत कट गई। अर्जुन ने तुरंत कार स्टार्ट की और झोपड़पट्टी की ओर चल दिए। संजय और मोंटी के घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी एक्स-रे विजन से अंदर स्कैन किया। उनकी आंखें ठंडी चमक से भर गईं और वे सीधे अंदर चले गए। आंगन में घुसते ही उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मेन इन ब्लैक को खड़े देखा। सभी के हाथों में तेज चाकू थे और वे अर्जुन को ठंडी नज़रों से घूर रहे थे। ये सभी अस्तमंडल की शक्ति रखते थे, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सपर्ट माने जाते थे, लेकिन अर्जुन के लिए। सेंट्रल रूम में घुसते ही अर्जुन ने संजय, मोंटी और उनकी मां को एक तरफ घुटनों के बल बैठे देखा। दोनों भाइयों के मुंह पर खून लगा था और चेहरे पर लड़ाई के निशान थे। साफ था कि उन्हें चोटें आई थीं। 4 पीक अस्तमंडल के एक्सपर्ट उनके बगल में खड़े थे। यही वजह थी कि दोनों भाई घायल हो गए थे। हालांकि संजय और मोंटी में जन्मजात दिव्य शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे कल्टिवेट नहीं किया था। 4 पीक अस्तमंडल के एक्सपर्ट्स के सामने वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस पर 2 तेज मंडल मास्टर्स भी एक तरफ बैठे थे। इस समय अर्जुन की नज़र उन दोनों व्यक्तियों पर पड़ी, एक पुरुष और एक महिला।
पुरुष का चेहरा स्थिर और उदासीन था, जबकि महिला लेदर में थी, सेक्सी फिगर और आकर्षक चेहरा जिसमें खून की प्यास जैसी ठंडक थी। उसके शरीर से हल्की खून की महक आ रही थी। एक नज़र में पता चल जाता था कि उसके हाथों पर अनगिनत लोगों का खून लगा था। निश्चित रूप से वह बिना सोचे समझे मारने वाली थी। ये दोनों वाकई ब्लैकस्टोन गैंग के 4 वॉर जनरल्स में से 2 थे, मोहक महिला और तान यून। तो तुम ही वह हो जिसने ब्लू स्काई के टीवी में घुसकर शौहो का हाथ तोड़ दिया। अर्जुन, काफ़ी हैंडसम हो, मोहक महिला ने अर्जुन को अजीब चमक वाली नज़रों से देखते हुए कहा, जबकि तान यून की नज़र और तेज हो गई। उन्होंने लड़ाकू मुद्रा अपनाई, शरीर थोड़ा तना हुआ था। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोग उस बेशर्म ब्लैकस्टोन गैंग से हो न? अर्जुन ने होंठ सिकोड़ते हुए बिना किसी छिपाव के तिरस्कार जताया। कैसे हिम्मत की? उसी समय 4 पीक अस्तमंडल के मास्टर्स ने अर्जुन को इतना बेशर्म बोलते देखा और गुस्से भरे चेहरे के साथ उनके शरीर अर्जुन की ओर झपटे। 4 पीक अस्तमंडल के मास्टर्स एक साथ हमला करें तो ग्रेट परफेक्शन अस्तमंडल का मास्टर भी शायद नहीं टिक पाए। लेकिन दुर्भाग्य से वे अजेय वॉर एम्परर के सामने थे। रुक जाओ, इन चारों को हमला करते देख मोहक महिला का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों के हमला करते ही अर्जुन ने भी एक्शन लिया और तेजी से 4 मुक्के मारे। धम 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 धम, पलक झपकते ही 4 भारी धमाके हुए और चारों व्यक्ति डोर से कटे पतंग की तरह उड़कर पास की दीवार से टकराए और जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से लगातार ताज़ा खून निकल रहा था और शरीर ऐंठ रहे थे। उनके पूरे शरीर की नाड़ियां शक्तिशाली तेजमंडल ऊर्जा से चूर चूर हो चुकी थीं। ये 4 पीक अस्तमंडल के मास्टर्स अब बेकार अपंग बन चुके थे। ये दृश्य देखकर मोहक महिला और तान यून दोनों का चेहरा थोड़ा बदल गया और गंभीर हो गया। अपनी औकात से ज्यादा समझ रहे थे। अर्जुन ने ठंडी सांस ली, उनकी आंखों में तिरस्कार था। वे संजय और बाकियों की ओर बढ़े। फिर से तुम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, इसके लिए सॉरी। अर्जुन ने संजय, मोंटी और उनकी मां से थोड़ी माफी के स्वर में कहा। बॉस, यह मोंटी की गलती है कि मैं उन्हें हरा नहीं पाया। मोंटी के ईमानदार चेहरे पर निराशा छा गई। कोई बात नहीं, मैं तुम सबको एक्सपर्ट बना दूंगा, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले। सावधान रहो बॉस। अचानक संजय का चेहरा बुरी तरह बदल गया। स्टूल पर बैठा तान यून उछलकर उठा और हवा में रहते हुए अर्जुन की ओर स्वीपिंग किक मार दी। अर्जुन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। वे आराम से मुड़े। किक उनके सिर से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं थी कि अर्जुन ने दाहिना हाथ घुमाया और उस भयंकर किक को आसानी से रोक लिया। तान यून का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसे लगा जैसे उसका पैर लोहे की प्लेट से टकरा गया हो। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। फुस! उसी पल मोहक महिला ने एक्शन लिया। वह बिजली की तरह आगे बढ़ी, हाथ में दांतेदार दरांती थी जिसमें भयानक हत्या की इच्छा थी और वह अर्जुन के पेट की ओर काटने को आए। अगर दरांती लग जाती तो व्यक्ति का पेट फट जाता और मौके पर मौत हो जाती। अर्जुन ने हाथ घुमाकर तान यून को पीछे धकेला और दरांती पर हल्की उंगली से टकराया। एक साफ टन टन की आवाज हुई। मोहक महिला को लगा जैसे दरांती की ब्लेड से शक्तिशाली तेजमंडल ऊर्जा उसके हाथ तक पहुंच गई। उसका हाथ कांप गया और शरीर अनायास कई कदम पीछे हट गया। ये टकराव पलक झपकते ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ब्लैकस्टोन गैंग के ये 2 महान वॉर जनरल्स, जो मुंबई में मशहूर मास्टर थे, अर्जुन के सामने कोई लाभ नहीं उठा पाए। तान यून और मोहक महिला के चेहरे गंभीर हो गए। तुम सच में वही हो जिसने शौहो का हाथ तोड़ा? तुम में वाकई अद्भुत कौशल है, मोहक महिला ने कहा। तुम इतनी सुंदर महिला हो, फिर लोगों को मारने की क्या जरूरत है? किसी अच्छे पति से शादी कर लेना बेहतर नहीं होगा? अर्जुन ने मजाकिया मुस्कान के साथ मोहक महिला को देखते हुए चिढ़ाया। तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? मोहक महिला ने शरीर लचकाते हुए आकर्षक मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। ये दिलचस्प आइडिया है, लेकिन तुम सिर्फ रखेल बन सकती हो। देखती हूं तुम तैयार हो या नहीं। रखेल भी ठीक है, मोहक महिला ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। वह अब अर्जुन से आधा मीटर भी दूर नहीं थी। अचानक उसकी आंखें सख्त हो गईं और खून की प्यास भरी हत्या की इच्छा फूट पड़ी। उसके हाथ में दांतेदार घुमावदार चाकू घूमने लगा और तेज हवा के साथ अर्जुन के पेट की ओर काटने को आया। मोहक महिला बहुत तेज थी और दूरी कम होने की वजह से पलक झपकते ही घुमावदार चाकू अर्जुन के पेट को चीरने वाला था। उसके होंठों पर खूनी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जड़ हो गया। जैसे ही उसका चाकू अर्जुन के पेट को चीरने वाला था, अर्जुन का शरीर उसकी नज़रों से गायब हो गया। गति इतनी तेज थी कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। अचानक मोहक महिला को लगा कि किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। उसका शरीर घूमा और वह अर्जुन के शरीर से सट गई। उसके हाथ में पकड़ा चाकू अर्जुन ने कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अर्जुन का सिर मोहक महिला के कंधे पर टिका था। उन्होंने हल्की गुलाब की महक सूंघी और अनायास बोले, सुंदरिया, तुम्हारी त्वचा काफ़ी अच्छी है। मेरी रखेल बनने के बजाय लवा बन जाओ। मुझे छोड़ दो। मोहक महिला का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडी और प्रतिरोधी चमक आए। वह संघर्ष करने लगी, लेकिन शरीर कमजोर पड़ गया और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए।
तुम्हारा फिगर काफ़ी हॉट है, मुझे पसंद है, अर्जुन ने शैतानी अंदाज में कहा और मोहक महिला का हाथ छोड़ दिया। उसे छोड़ दो। उसी समय एक क्रोध भरी चीख उठी। तान यून का चेहरा गुस्से से भर गया, आंखों से आग निकल रही थी। उसने पैर पटकते हुए अर्जुन की ओर झपटा। तान की 13 लेग्स। तान यून ने गुस्से से चिल्लाते हुए अर्जुन की ओर लगातार लातें मारीं। पल भर में हवा में 13 छायादार पैरों के निशान भर गए। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। अर्जुन ने एक झटके में मोहक महिला को छोड़ दिया और तान यून द्वारा मारी गई अनगिनत लातों की छायाओं को देखा। उनकी आंखों से नीली चमक गायब हुई और उन्होंने सीधा मुक्का मारा। तुरंत अर्जुन का मुक्का सभी छायाओं को तोड़ता हुआ तान यून के असली दाहिने पैर पर लगा। तेजमंडल ऊर्जा फूटी और दुश्मन की लात में निहित तेजमंडल ऊर्जा से टकराए और उसे पूरी तरह दबा दिया। चटाक, हड्डी टूटने की साफ आवाज आए। तान यून कराह उठा, उसका शरीर लगातार पीछे हटता गया। उसका दाहिना पैर कांप रहा था और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था। उसका दाहिना पैर अर्जुन के मुके से चूर चूर हो चुका था। तान यून, तुम ठीक तो हो? तान यून को घायल देख मोहक महिला पास आए और उसे सहारा देकर उठाया। मैं ठीक हूँ। तान यून का चेहरा थोड़ा पीला था। उसका दाहिना पैर पहले से ही सिकुड़ चुका था और उस जगह उभार आ गया था। तुमने मेरी लेग टेक्निक को कैसे देख लिया? तान यून की नज़र अर्जुन पर जमी थी। उसकी आंखों में भ्रम और हैरानी थी। जब से उन्होंने तान की 13 लेग्स सीखी थी, सामान्य लोग उनकी चाल नहीं देख पाते थे। वे सिर्फ बच सकते थे या पूरी ताकत से विरोध कर सकते थे। फिर भी अर्जुन ने सीधे उनके असली पैर पर मुक्का मार दिया था। ये छोटी ट्रिक एक नज़र में दिख जाती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या ज़रूरत है? अर्जुन ने हल्के से कहा। अपनी क्लेवरेंट आई से उन्होंने नेचुरली इसे देख लिया था। तान यून अर्जुन की बात सुनकर गुस्से से लगभग घुट गए। उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हैंडसम, इस बार हम हार मानते हैं। मुझे नहीं पता तुम हमें छोड़ दोगे या नहीं, मोहक महिला ने उदासीनता से कहा। आज इस सुंदरिया की वजह से मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन यह आखिरी चेतावनी है। अगर तुम फिर कभी इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं ब्लैकस्टोन गैंग का मुंबई से अस्तित्व मिटा दूंगा। सोचना मत कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मैं अर्जुन हमेशा अपनी बात पूरी करता हूँ। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। अर्जुन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, आवाज ठंडी थी और पूरे शरीर से अत्यधिक ठंडक निकल रही थी। अर्जुन से निकलती भयानक आभा महसूस करके तान यून और मोहक महिला का चेहरा बदल गया। दोनों जल्दी से बाहर निकल गए। जो 4 अस्थमंडल पीक एक्सपर्ट खून उगलकर अपंग हो चुके थे, वे भी एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से चले गए। लिटिल अर्जुन, थैंक यू। तुमने फिर से हमारी फैमिली की मदद कर दी। इस समय संजय और मोंटी की मां ने अर्जुन को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। आंटी, इतना औपचारिक मत बनो। संजय और मोंटी मेरे भाई हैं। थोड़ी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन ने ये कहते हुए संजय और मोंटी की ओर देखा। क्या तुम दोनों मजबूत बनना चाहते हो? हाँ, मोंटी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, जबकि संजय ने अर्जुन को देखकर पूछा, बॉस, क्या तुम्हारे पास हमें मजबूत बनाने का कोई तरीका है? ये 2 एलिक्सिर ले लो। मुझे विश्वास है कि ये तुम्हें असली तेजमंडल एक्सपर्ट बना देंगे। अर्जुन ने अपने पास से एक छोटी दवाई की बोतल निकाली, उसमें से 2 काले रंग की गोलियां निकालीं और दोनों को दे दीं। ये क्या है? क्या एक गोली सच में हमारी ताकत बढ़ा सकती है? और तेजमंडल एक्सपर्ट आखिर है क्या? संजय और मोंटी के चेहरे पर भ्रम भरा भाव था। उन्होंने कभी ऐसी चीजें सीखी या अभ्यास नहीं किया था। वे नेचुरली मार्शल पाथ के रैंक डिवीजन से अनजान थे। अगर उनकी जन्मजात दिव्य शक्ति न होती तो शायद वे अब तक साधारण लोग ही होते। मार्शल पाथ में कई स्तर हैं: अस्थमंडल, तेजमंडल, योगवीर मंडल, चेतना मंडल, आत्मवीर मंडल, अर्थवीर मंडल और जलवीर मंडल। हर स्तर में चरण है: शुरुआती, मध्य, अंतिम, पीक और ग्रेट परफेक्शन। वर्तमान में तुम दोनों की शक्ति अस्थमंडल के लेट स्टेज और पीक अस्थमंडल के बराबर है। शक्ति विभाजन समझाने के बाद अर्जुन ने आगे कहा, ये 2 गोलियां टेम्परिंग पिल्स कहलाती हैं। ये तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएंगी, मैरो क्लीनिंग में मदद करेंगी, नाड़ियों को सुधारेंगी, शारीरिक बनावट बदलेंगी और तुम्हारी क्षमता को बहुत हद तक बाहर निकालकर ताकत बढ़ाएंगी। इन्हें संभाल कर रखना। अर्जुन द्वारा दी गई टेम्परिंग पिल्स उन्होंने मास्टर के पास से चुपके से ली थी जब वे वहां से निकले थे। ये बेहद कीमती थीं। अगर इन्हें नीलामी में रखा जाए तो एक्सपर्ट्स में खलबली मच जाए। हर एक की कीमत कई करोड़ से कम नहीं होगी। बेशक वर्तमान अर्जुन के लिए ये गोलियां ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं, लेकिन संजय और मोंटी जैसे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद थीं। सिर्फ एक टेम्परिंग पिल उन्हें तेजमंडल एक्सपर्ट बना देने के लिए काफ़ी थी। अगर यह बात बाहर निकलती तो सनसनी फैल जाती। क्या ये गोलियां सच में इतनी शक्तिशाली हैं? अर्जुन की व्याख्या सुनने के बाद संजय भाइयों ने हाथ में पड़ी काली गोली को हैरानी भरी नज़रों से देखा। हालांकि यह एलिक्सिर कीमती लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये कुछ खास नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हें असली एलिक्सिर दिखाऊंगा और गारंटी है कि तुम हैरान रह जाओगे, अर्जुन ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा।
उसके बाद अर्जुन संजय और मोंटी के घर से निकले और रॉय फैमिली जाने के बारे में सोचा। लेकिन रॉय फैमिली के घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि अंकल सुरेश और निखिल सूट पहने कुछ लोगों से बहस कर रहे थे। अंकल सुरेश के बगल में झोपड़पट्टी के बहुत से लोग खड़े थे। हर कोई सूट वालों को गुस्से से देख रहा था, उनकी आंखों में नैतिक गुस्सा जल रहा था। फंग जेंगुओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये घर टूटेगा चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम कितने कड़े हो सकते हैं। एक मोटे सूट वाले व्यक्ति ने घमंड से अंकल सुरेश और बाकियों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका व्यवहार बहुत दबंग था। तुम बेशर्म व्यापारी बिल्कुल बेदर्द हो, आम लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना सिर्फ अपने फायदे के लिए। हम कभी भी डेमोलिशन के लिए सहमत नहीं होंगे। अंकल सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सही कहा, हम डेमोलिशन के पूरी तरह खिलाफ हैं। बिल्कुल नहीं। झोपड़पट्टी के लोगों का ग्रुप जोर जोर से चिल्ला रहा था, उनकी आंखों में गुस्सा था। लगता है तुम लोग टोस्ट पीने के बजाय परिणाम भुगतना पसंद करते हो, सूट वाला व्यक्ति ठंडे स्वर में बोला और अंकल सुरेश पर मुक्का मार दिया। धम, एक भारी आवाज गूंजी, लेकिन वह सूट वाले के मुक्के की नहीं थी। वह सूट वाले व्यक्ति के जमीन पर गिरने की आवाज थी। अर्जुन का शरीर अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया और संयोग से वह कीचड़ के गड्ढे में गिरा, तुरंत कीचड़ से सनक गया। ये दृश्य आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। बाकी सूट वाले जल्दी से उस व्यक्ति को उठाने लगे। डायरेक्टर देंगे, तुम ठीक तो हो? कमीने, ये किसने किया? मोटे सूट वाले व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा कीचड़ से भरा था और वह काफी हास्यास्पद लग रहा था। निकल जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, उनकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इंतजार करो, तुम बेशर्म परेशान करने वाले। मुझे विश्वास नहीं कि हम तुम्हें संभाल नहीं सकते, सूट वाला व्यक्ति जहर उगलते हुए बोला और अपने अपमानित साथियों को लेकर अस्त व्यस्त होकर चला गया। लिटिल अर्जुन, थैंक यू, अंकल सुरेश ने अर्जुन को कृतज्ञता से देखते हुए कहा। अंकल, यहाँ क्या चल रहा है? ये डेमोलिशन नॉन डेमोलिशन क्या है? क्या इस जगह को तोड़ा जा रहा है? अर्जुन ने भ्रमित होकर पूछा। हाँ लिटिल अर्जुन, एक रियल एस्टेट कंपनी पटेल कॉर्पोरेशन ने हमारे इलाके में दिलचस्पी ली है और डेमोलिशन के बाद यहाँ विला कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। लेकिन ये बेशर्म व्यापारी अपने फायदे के लिए हमारा मुआवजा बहुत कम कर रहे हैं, अंकल सुरेश ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर समझाया। सरकारी नियमों के अनुसार हर परिवार को कम से कम 5-6 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन पटेल कॉर्पोरेशन हमें उसका आधा भी नहीं दे रही है। उस पैसे से हम दूसरा हाथ का घर भी नहीं खरीद सकते। अगर हम डेमोलिशन के लिए सहमत हो गए तो हम सब बेघर हो जाएंगे, निखिल गुस्से से बोला। क्या तुमने सरकार को इसकी शिकायत की? अर्जुन ने पूछा। अंकल सुरेश ने आह भरी और कहा, हमने शिकायत जरूर की, लेकिन पटेल कॉर्पोरेशन का प्रभाव बहुत बड़ा है। हमारी कई शिकायतें नज़रअंदाज कर दी गईं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि पटेल कॉर्पोरेशन ने कुछ गलत नहीं किया और हमें बाहर निकाल रहे हैं। वे साफ तौर पर नौकरशाहों से मिलीभगत कर रहे हैं। सही कहा, बाद में पटेल कॉर्पोरेशन के लोगों ने गुंडे भेजकर हमें धमकाया और पीटा भी। आखिरकार हम में से बड़े हिस्से को विभिन्न तरीकों से डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब सिर्फ कुछ दर्जन लोग ही सहमत नहीं हुए हैं। आज फिर वे आए, इसलिए मेरे पापा ने हमें इकट्ठा करके उनका विरोध करने के लिए बुलाया, निखिल ने कहा। वहां इकट्ठे लोगों के चेहरे पर नैतिक गुस्सा था और आंखों में थोड़ी लाचारी भी झलक रही थी। अर्जुन की आंखें चमकी और उन्होंने कहा, अंकल सुरेश, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढकर तुम्हारी मदद करूंगा। लिटिल अर्जुन, तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हो। इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। जब तक हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तब तक पटेल कॉर्पोरेशन भी हमें कुछ नहीं कर पाएगी, अंकल सुरेश ने दृढ़ नजरों से कहा। इधर पटेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के ऑफिस में दीपक अंदर आए और डेस्क के पीछे बैठे सरोज से बोले, पापा, देंगेशिन ने अभी फोन किया। वह ग्रुप अभी भी डेमोलिशन के लिए सहमत नहीं है और एक फंग जेंगुओ नाम के व्यक्ति के समझाने पर वे सब एक होकर हमारा विरोध कर रहे हैं। ये परेशान करने वाले सच में मेहरबानी नहीं समझते। प्रोजेक्ट का समय बहुत टाइट है, हम और देर नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढकर उन्हें संभालना होगा, सरोज ने गंभीर स्वर में कहा। चिंता मत करो पापा, मैं कल उन सबको संभाल लूंगा। चाहे वे सहमत हो या ना हो, मैं उनके घर तोड़ दूंगा। देखता हूं वे क्या कर लेते हैं, दीपक ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आंखें ठंडी चमक से सिकुड़ गईं। अग्रवाल फैमिली के निवास पर धीरज ने साहिल और उर्मिला की बात सुनकर गहरी भौहें सिकोड़ लीं। स्टेपफादर, अब हम क्या करें? अगर हम वह पत्थर वापस नहीं ला पाए तो ऊपर वाले हमें दोष देंगे, साहिल ने गंभीर स्वर में कहा। यह अर्जुन आखिर कौन है और वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? धीरज की नज़र चमकी। मुझे नहीं पता, वह अचानक कहीं से प्रकट हुआ और शनाया का फियांसे बन गया।
उसके बैकग्राउंड या पिछले जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, साहिल ने शांत चेहरे के साथ लेकिन आंखों में अजीब चमक के साथ जवाब दिया। लगता है यह आदमी सच में साधारण नहीं है, लेकिन वह पत्थर हमारे ऊपर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढकर उसे वापस लेना होगा। पापा, मुझे करने दो, मैं अर्जुन से वह पत्थर वापस ले आने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी, उर्मिला ने सीधे कहा। सावधान रहना, धीरज ने उर्मिला को देखते हुए चेतावनी दी। उर्मिला के होंठों पर आकर्षक मुस्कान आई। चिंता मत करो, वह लड़का मुझे कुछ नहीं करेगा। मुंबई में गुप्त चैम्बर में काले चोगे में लिपटा बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा दुबला और कंकाल जैसा था, ठंडी और भयानक आवाज में बोला, ब्लड स्पिरिट स्टोन वापस ले आओ, वरना तुम सब मर जाओगे, उसने कहा। कई काले चोगे वाले शक्तिशाली आभा वाले व्यक्ति बुजुर्ग के सामने घुटनों के बल बैठे थे और एक साथ जवाब दिया। झोपड़पट्टी इलाके से निकलने के बाद अर्जुन मालहोत्रा कॉर्पोरेशन की ओर कार चला रहे थे, लेकिन एक सड़क से गुजरते समय उन्होंने एक फटा पुराना कपड़ा पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो प्लास्टिक का बैग लिए भिखारी की तरह कांपते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक लाल पोर्श कैन तेजी से निकली और बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर बच नहीं पाया। सौभाग्य से पोर्श कैन आखिरी पल में रुक गई, लेकिन कार का आगे का हिस्सा बूढ़े से टकरा गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुरंत बहुत से राहगीर इकट्ठे हो गए और दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगे। एक युवती पोर्श कैन से बाहर निकली, लाल टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, फिगर आग जैसी और बाल पीले रंगे हुए थे। लेकिन जो उसने कहा वह कुछ अजीब था। वह कार के आगे की ओर दौड़ी, कार को देखा और राहत की सांस लेते हुए बोली, सौभाग्य से कार ठीक है। अरे तुम अंधे भिखारी, चलते समय देखते नहीं हो? क्या तुम्हें पता है मेरी कार कितनी महंगी है? अगर इसमें खरोंच भी लग गई तो क्या तुम उसका पैसा दे पाओगे? युवती, साफ तौर पर तुम। बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ, चेहरा पीला, होंठ कांप रहे थे, वह साफ बोल भी नहीं पा रहा था। साफ था कि हाल की घटना से वह बहुत डर गया था। क्या तुम्हारा और मेरा? तुम साफ तौर पर मेरी कार में टकरा गए। क्या कह रहे हो कि यह मेरी गलती है? अभी उठो, तुम गंदे भिखारी, मेरा समय मत बर्बाद करो। युवती ने घमंडी मुद्रा में कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार था और वह खुद को बहुत ऊंचा समझ रही थी। वह भिखारी जैसे बूढ़े को घृणा और रपल्शन से देख रही थी और अनायास कुछ कदम पीछे हट गई। कुछ देर तक आसपास के राहगीर इशारा करके बातें करते रहे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, जिसके पास करोड़ों की पोर्श कार है, उसे साधारण लोग नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आजकल अच्छे दिल वाले लोग ज्यादा नहीं बचे थे। तुम गंदे भिखारी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अभी निकल जाओ। क्या तुम पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो? युवती ने ठंडी सांस ली। ठीक है सुनीता, अब ज्यादा मत बोलो। उसी समय पोर्श से एक साफ आवाज आए और सफेद ड्रेस में एक राजकुमारी जैसी महिला बाहर निकली। उसका नाजुक चेहरा बेदाग था, भौहें पतली, आंखें बादाम जैसी, नाक सुंदर, होंठ चेरी जैसे और गालों पर लाली थी। वह अपार सुंदरता की छवि थी। उसका लंबा फिगर भी आकर्षक था, जिसमें कुलीन राजकुमारी की आभा थी। वह शांति और नाजुकता का एहसास दे रही थी। सफेद ड्रेस वाली महिला के प्रकट होते ही दूसरी युवती कुछ फीकी पड़ गई। सुनीता, साफ तौर पर तुम बहुत तेज चला रही थीं। ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? बाबा, आप ठीक तो हैं? क्या आपको अस्पताल ले चलें? सफेद ड्रेस वाली महिला कार से उतरी और बूढ़े के पास आए। वह झुककर उन्हें उठाने ही वाली थी कि युवती ने उसे पीछे खींच लिया। शालिनी, ये गंदा भिखारी गंदा और बदबूदार है, तुम उसे मत छूना। युवती ने जल्दी से सफेद ड्रेस वाली महिला को पकड़ लिया और आगे कहा। लेकिन शालिनी, मुझे पता है तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन ऐसे गंदे भिखारी की चिंता करने की जरूरत नहीं। वह सिर्फ पैसे चाहता है, उसे कुछ 100 रुपये दे दो, बस काफ़ी है। युवती ने कहा और अपने एलवी बैग से कुछ 100 रुपये निकालकर बूढ़े पर फेंक दिए, उदासीन अभिव्यक्ति के साथ। अब तुम जा सकते हो। मैंने आज तक तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। एक ठंडी आवाज़ अचानक गूंजी। अर्जुन ठंडे चेहरे के साथ आगे आए। लड़के, तुमने क्या कहा? युवती ने अर्जुन को घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। बाहर से तुम ठीक ठाक लगती हो, लेकिन अंदर से तुम सांप जैसी जहरीली हो। तुमने किसी को टक्कर मारी, माफी मांगने की बजाय इतनी उम्र के बूढ़े का मजाक उड़ा रही हो और अपमान कर रही हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इंसान होने के बुनियादी सिद्धांत नहीं सिखाए? अर्जुन ने ठंडी सांस ली, बूढ़े की हालत देखी और बिना किसी घृणा के उन्हें सहारा देकर उठा लिया। युवती क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से चिल्लाई, कमीने लड़के, क्या कह रहे हो तुम? तुम इस युवती से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। ये कहते हुए युवती ने बिना कुछ कहे अर्जुन के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। किसी को थप्पड़ मारने की उसकी इतनी आसानी साफ तौर पर घमंडी और दबंग थी। अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक आए। उन्होंने घूमे हुए हाथ को पकड़ लिया और झटके से युवती कई कदम पीछे हट गई।
अगर सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने उसे संभाला न होता तो वह जमीन पर गिर जाती। सुनीता, तुम ठीक तो हो? सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने जल्दी से पूछा। काफ़ी घमंडी और दबंग मिस हो तुम, फिर भी मुझे मारने की सोच रही हो, कितना हास्यास्पद। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस बुजुर्ग से माफ़ी मांगो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या माफ़ी? युवती ने जैसे कोई मजाक सुना हो, तिरस्कार से बोली। मैं, सुनीता, जन्म से आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, उस पर एक गंदे, बदबूदार भिखारी से। अगर मैं सुनीता माफ़ी मांगूं तो क्या मेरा मुंह लोगों के सामने दिखेगा? इसके अलावा उसे सिर्फ टक्कर लगी है, मारा तो नहीं गया, माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? लगता है तुम सच में सुधरने के लायक नहीं हो। अर्जुन ने सिर हिलाया, आंखें सिकुड़ी और एक कदम आगे बढ़कर तेज थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, थप्पड़ की साफ आवाज़ गूंजी। अर्जुन का हाथ सुनीता के चेहरे से टकराया और वह वहीं स्तब्ध रह गई। बहुत देर बाद उसे होश आया और वह अर्जुन को खाली नज़रों से घूरने लगी। सफ़ेद ड्रेस वाली महिला और आसपास के स्तब्ध भीड़ की तरह अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवक सीधे किसी को थप्पड़ मार देगा, खासकर औरत को। हैरानी के पल के बाद सुनीता को होश आया। वह गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए बोली, तुम कमीने, तुमने मुझे मारा कैसे? जो मैंने किया वह तुम्हें इंसान होने के सबसे बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए था। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। शुक्रिया मेरे पैर! सुनीता गुस्से से चिल्लाई और अर्जुन पर झपटने वाली थी, लेकिन सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने उसे रोक लिया। बस करो सुनीता, अब ज़्यादा मत बनाओ। सच में इस बार तुम गलत थीं, सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने सुनीता को रोकते हुए कहा, फिर अर्जुन की ओर माफ़ी भरे भाव से मुड़ी। सर, मेरी दोस्त ने अभी जो किया वह गलत था। मैं अपनी दोस्त की ओर से इस बुजुर्ग से माफ़ी मांगती हूँ। बाबा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सच में मैं ठीक हूँ, बूढ़े ने जल्दी से जवाब दिया। उनका व्यवहार घबराया हुआ और फड़फड़ाता हुआ था। बाबा, ये थोड़ा सा मुआवजा है, कृपया स्वीकार कर लीजिए। मेरी भलाई का इनकार मत कीजिए। सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने बैग से 1000 रुपये निकाले और बूढ़े के हाथ में रख दिए। यह, ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, बूढ़े ने सिर हिलाया। उन्होंने पैसे नहीं लिए और आसपास के लोग मन ही मन बूढ़े को बेवकूफ़ कह रहे थे कि 1000 रुपये सीधे मिल रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया। इस समय बहुत से लोग सोच रहे थे कि काश वे खुद टकराए होते तो बिना कुछ किए 1000 रुपये मिल जाते। बाबा, कृपया स्वीकार कर लीजिए, इसे युवती की थोड़ी सी मेहरबानी समझिए, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले। सफ़ेद ड्रेस वाली महिला और अर्जुन के समझाने पर बूढ़े ने आखिरकार 1000 रुपये ले लिए और वहां से चले गए। मिस, मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है, भविष्य में ऐसे दोस्त कम बनाना बेहतर होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा, अर्जुन ने सुनीता को उदासीन नज़र डालते हुए सफ़ेद ड्रेस वाली महिला से कहा। तुम छोटे कमीने! सुनीता का चेहरा फिर गुस्से से भर गया। वह कुछ कहने वाली थी लेकिन सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने उसे खींच लिया। सर, मेरी दोस्त का स्वभाव थोड़ा खराब है, लेकिन वह वास्तव में बुरी नहीं है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर बाद में तुम्हें नुकसान हुआ तो मुझे दोष मत देना, अर्जुन ने उदासीनता से कहा और मुड़कर चले गए। कमीने कमीने, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सुनीता का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, उसकी आंखों में तेज और गुस्से भरा भाव था। ठीक है सुनीता, शुरू में गलती हमारी ही थी, इसे छोड़ दो, सफ़ेद ड्रेस वाली महिला ने कहा। सुनीता की आंखें ठंडी चमक के साथ सफ़ेद ड्रेस वाली महिला को देख रही थीं, लेकिन कुछ नहीं बोलीं। मुंबई में ब्लैकस्टोन गैंग के गैंग लीडर एल्बर्ट की विला में जैसे ही मोहक महिला ने तान यून को सहारा देकर अंदर लाया, विला के अंदर एल्बर्ट और एल्बर्ट के भाई का चेहरा बदल गया। तान यून, तुम्हें क्या हुआ? एल्बर्ट की नज़र तान यून पर पड़ी, हैरानी से भरी हुई। गैंग लीडर, सॉरी, यह मेरी अक्षमता है, तान यून ने झुककर माफ़ी मांगी। मोहक महिला, यहाँ क्या चल रहा है? क्या मैंने तुम्हें शौहौ का हाथ तोड़ने वाले को संभालने के लिए नहीं भेजा था? एल्बर्ट के भाई की नज़र मोहक महिला पर पड़ी। बिल्कुल, हमने उससे सामना किया, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। तान यून और मैं दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। तान यून का दाहिना पैर भी उसने तोड़ दिया और इसके अलावा उसने कहा कि अगर हम फिर कभी झोपड़पट्टी इलाके में कदम रखने की हिम्मत करें तो वह ब्लैकस्टोन गैंग का मुंबई से अस्तित्व मिटा देगा। मोहक महिला ने शांत स्वर में कहा। ऐसी हिम्मत, ये लड़का इतना घमंडी है, एल्बर्ट का भाई गुस्से से बोला। इसके अलावा ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे भाई को मारा और मालहोत्रा कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट का फियांसे भी है, मोहक महिला ने आगे कहा। तो वह है, मुझे पहले ही खुद एक्शन ले लेना चाहिए था, एल्बर्ट के भाई ने मुट्ठियां भींच लीं, आंखों में ठंडी चमक थी। तुम भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, मोहक महिला अनायास बोली। एल्बर्ट का भाई ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये कैसे संभव है? मैं अब तेज मंडल के पीक पर हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का कितना कड़ा है जैसा वह दावा करता है। इधर एल्बर्ट आंखें सिकुड़कर कुछ अज्ञात विचारों में खोए हुए थे।
गैंग लीडर, मुझे इस लड़के को नीचे गिराने दो, एल्बर्ट का भाई ठंडे स्वर में बोला। एल्बर्ट का भाई, यह आदमी माल्होत्रा फैमिली का दामाद है, माल्होत्रा कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट का फियांसे। अगर तुम उसे मार दोगे तो माल्होत्रा फैमिली इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, और अगर इसका पता हम तक पहुंच गया तो समस्या हो सकती है, मोहक महिला ने गंभीर स्वर में कहा। हम एक साधारण माल्होत्रा फैमिली हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या हमारे पीछे अग्रवाल फैमिली का सपोर्ट नहीं है? क्या हमें उनसे डरना चाहिए? एल्बर्ट का भाई तिरस्कार से बोला। इस मामले पर लंबी सोच विचार करें और जल्दबाजी में कुछ न करें। एल्बर्ट की आंखों में तेज चमक थी। एल्बर्ट के भाई की आंखों में गुस्सा चमका और उन्होंने मुट्ठियां कस लीं। माल्होत्रा कॉर्पोरेशन में अर्जुन अभी सेल्स डिपार्टमेंट में घुसे ही थे कि उन्होंने अपना सीट किसी और को कब्जा करते देखा, और वह कोई और नहीं, एक आदमी था जो उनके बगल में बैठी तान्या से लगातार फ्लर्ट कर रहा था। हालांकि तान्या के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। साफ था कि इस आदमी की पहचान असाधारण थी। तान्या, अब से हम सहकर्मी हैं। रिश्ता मजबूत करने के लिए आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं। अर्जुन की सीट पर बैठा आदमी तान्या से उत्साहित होकर बोला, उसकी आंखों में गलत इरादे चमक रहे थे। तान्या ने परेशान भाव दिखाया, कुछ अनिश्चित थी कि कैसे जवाब दे। सुयाश ने अपने सामने खड़ी शुद्ध और सुंदर महिला को देखकर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन ऑफिस में आते ही ऐसी बड़ी सुंदरी मिल जाएगी। लगता है ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला सही था। उसे विश्वास था कि अपनी स्टेटस की वजह से ये लड़की उसे इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। जैसे ही वह इस सुंदरी के साथ वाइल्ड नाइट की कल्पना कर रहा था। नहीं अच्छा। अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ सुयाश के कान में फटी और जल्द ही उसे पता चल गया कि हवा में उड़ना कैसा लगता है। अर्जुन आगे बढ़े और आदमी का कॉलर पकड़कर उसे उड़ा दिया। वह हवा में सुंदर आग बनाता हुआ भारी धमाके के साथ जमीन पर गिरा। क्षण भर के लिए सेल्स डिपार्टमेंट के दर्जनों लोग स्तब्ध रह गए और दृश्य को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, खासकर तान्या जो पूरी तरह हैरान थी। मेरी कुर्सी पर बैठकर फ्लर्ट कर रहे हो? क्या इस हैंडसम लड़के को गंभीरता से नहीं ले रहे? अर्जुन ने अपनी कुर्सी वापस ली और बैठ गए, होंठ सिकुड़ते हुए बोले, कमीने, तुम कौन हो? सुयाश ने जमीन से लड़खड़ाते हुए उठा, चारों ओर नजर घुमाई, अर्जुन पर नजर टिकाए और ठंडे स्वर में पूछा, क्या ये तुमने किया? हाँ, मैंने किया। कोई समस्या है? अर्जुन ने उदासीनता से जवाब दिया, बेपरवाह बनते हुए। सुयाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और अर्जुन को ठंडेपन से घूरते हुए बोला, लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुमने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते। और क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी सीट पर बैठकर उससे फ्लर्ट करने की हिम्मत करना। लगता है तुम यहाँ रहने की योजना नहीं बना रहे। अर्जुन ने अपने विरोधी से भी ज्यादा घमंडी और दबंग आभा दिखाए। उनकी तीव्र आभा से सुयाश 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ठीक है, आज पहली बार मुझे अपने से ज्यादा घमंडी व्यक्ति मिला है। लड़के, मैं परवाह नहीं करता तुम कौन हो, अभी यहाँ से निकल जाओ, सुयाश गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं न जाऊं तो? अर्जुन ने तिरस्कार से पूछा। तो मैं तुम्हें मार मार कर भगा दूंगा। सुयाश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने जोर से मुक्का मारा। लगता था कि उसने कुछ मूव सीखे थे, लेकिन अर्जुन के लिए ऐसा हमला बच्चों का खेल था। अर्जुन ने आराम से दाहिना हाथ घुमाया, सुयाश का मुक्का पकड़ लिया और फिर जोर से लात मारी, जिससे वह पास के वाटर कूलर में जा गिरा। तुरंत कूलर पर रखी बड़ी पानी की बोतल गिर गई और सुयाश पर ठंडा पानी गिर गया, जबकि अर्जुन की लात पहले से ही उसके लिए काफ़ी अप्रिय थी। इतनी छोटी स्किल से खुद को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अपनी सीट पर वापस बैठ गए और दूसरे पक्ष को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सुयाश, तुम ठीक तो हो? उसी समय एक सूट वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और जल्दी से सुयाश को उठाने लगा। वह अनीत था, सेल्स डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर। अंकल, तुम आ गए। अभी सिक्योरिटी को बुलाओ, इसने मुझे मारा है, मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, सुयाश ने अनीत से कहा और गुस्से भरे चेहरे के साथ अर्जुन की ओर इशारा किया। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे मैनेजर अनीत का ऐसा भतीजा होगा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दबंग है, अर्जुन ने अनीत को एक नज़र मारते हुए दिलचस्पी से कहा। अनीत ने अर्जुन को देखा, चेहरा थोड़ा नाराज था, फिर भी बोला, अर्जुन, ये सोचकर कि तुम प्रेसिडेंट के फियांसे हो, इतना बेलगाम मत बनो। सुयाश डायरेक्टर अर्पण का बेटा है। क्या वह प्रेसिडेंट का फियांसे है? सुयाश के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई और उसने अर्जुन को देखा। डायरेक्टर अर्पण? क्या तुम उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जिसे मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में कई बार थप्पड़ मारा था? तो ये लड़का उसका बेटा है, कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों को मार खानी चाहिए, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर अनीत और सुयाश के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए, खासकर सुयाश का, जो अर्जुन को आग उगलती आंखों से घूर रहा था। क्या देख रहे हो? जल्दी से निकल जाओ और मेरे भाई का मूड खराब मत करो, अर्जुन ने सुयाश को देखकर अनायास कहा और मुड़ गए। सुयाश की आंखों में ठंडी चमक आई, शरीर गुस्से से उबल रहा था।
अचानक वह अर्जुन की ओर झपटा, पास की कुर्सी पकड़ी और अर्जुन की पीठ पर दे मारी। ये दृश्य देखकर सेल्स डिपार्टमेंट के कई लोगों का चेहरा बदल गया और वे अनायास चीख पड़े। सावधान! अभी अभी आवाज सुनकर ऑफिस से बाहर निकली नंदिनी ने सुयाश को कुर्सी लेकर अर्जुन पर मारते देखा और तुरंत चीख पड़ी। लेकिन अर्जुन के होंठों पर अजीब ठंडी मुस्कान आई। उनका शरीर घूमा और उन्होंने मुक्का मारा, जिससे कुर्सी मौके पर ही टूट गई। साथ ही उनका मुक्का सुयाश पर लगा, उसे उड़ा दिया, खून उगलते हुए जमीन पर गिरा दिया। फिर अर्जुन आगे बढ़े और सुयाश के शरीर पर चढ़ बैठे। लड़के, पीछे से हमला करने की हिम्मत की, आज भाई तुम्हें व्यवहार सिखाएगा। अर्जुन ने ये कहते हुए थप्पड़ मारा और एक साफ, कान फाड़ने वाली आवाज हुई। तुरंत सुयाश के चेहरे पर हाथ का निशान पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर चमक रहा था। तुम, थप्पड़! एक और थप्पड़ ने सुयाश की बात काट दी। ये देखकर उसके बगल में खड़े अनीत ने जल्दी से फोन उठाया। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़! पलक झपकते ही अर्जुन ने आगे पीछे थप्पड़ मारे। सुयाश का चेहरा दोगुना सूज गया, लगभग फूल गया। इधर नंदिनी पहले ही आ चुकी थी और जल्दी से अर्जुन को खींच लिया। इसे मारना बंद करो। मैनेजर नंदिनी, ये लड़का खुद मांग रहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, अर्जुन ने मासूम चेहरे के साथ कहा। किसी को मारने के बाद अर्जुन के इस मासूम लुक को देखकर सबको उनकी खाल की मोटाई पर आश्चर्य हुआ। क्या तुम एक पल के लिए भी मुसीबत से दूर नहीं रह सकते? फिर से इसके साथ क्यों उलझ गए? इसका पिता डायरेक्टर अर्पण है। नंदिनी ने सुयाश को सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ देखकर अर्जुन को असहाय नजरों से देखा। नंदिनी ने अर्जुन को देखा और सोचा कि यह आदमी एक पल के लिए भी शांत नहीं रह सकता। मुझे पता है, लेकिन मैंने उसके बूढ़े को पहले ही पीटा है। एक और को पीटने में क्या है? अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। ये बात सुनकर सेल्स डिपार्टमेंट के दर्जनों लोगों को अर्जुन की हिम्मत पर आश्चर्य हुआ। वे पूरे डिपार्टमेंट में एकमात्र व्यक्ति थे जो माल्होत्रा कॉर्पोरेशन के टॉप 5 डायरेक्टर्स में से एक को इतनी बेशर्मी से नज़रअंदाज कर सकते थे। यहाँ क्या हो रहा है? उसी समय सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ लोग अंदर आए। आगे अर्पण थे, उनके साथ शनाया के चाचा प्रकाश, जो माल्होत्रा कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। बेटा, तुम कैसे हो? जैसे ही अर्पण ने जमीन पर लेटे सुयाश को देखा, जिसके गाल सूजे हुए थे, उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे जल्दी से आगे बढ़े और उसे उठाने लगे, चेहरे पर चिंता भरी हुई थी। पापा, तुम आ गए। मैं, सुयाश ने अर्पण को देखकर आंखों में आंसू भर आए। बहन, डायरेक्टर अर्पण, आखिरकार आप आ गए। अनीत आगे बढ़ा, अर्पण को जीजा कहने ही वाला था कि डायरेक्टर अर्पण कह दिया। अनीत, ये किसने किया? अर्पण ने गुस्से भरे चेहरे के साथ अनीत से पूछा। अनीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र अर्जुन की ओर घूम गई। ये तुम हो? अर्पण ने अर्जुन को देखा, चेहरा काला पड़ गया, आंखों में ठंडी चमक आई। हाँ, यह मैं ही था। कोई समस्या है? अर्जुन ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, जैसे माल्होत्रा कॉर्पोरेशन के 5वें सबसे बड़े डायरेक्टर की घटना कुछ भी नहीं हो। अर्जुन, तुम सच में कानून से ऊपर समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि माल्होत्रा फैमिली तुम्हारे पीछे है तो तुम बेलगाम हो सकते हो? जब तुमने मुझे और डायरेक्टर हु को मारा था तब हमने तुम्हारी जवानी और नयापन देखकर छोड़ दिया, लेकिन अब तुमने मेरे बेटे को इस हालत में पीटा है। ये बहुत ज्यादा है। अर्पण ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। अपने बेटे को दोष दो कि वह मुझे पार करने के लिए बदकिस्मत था। मैंने उसे खत्म न करके पहले ही काफ़ी अच्छा किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अर्जुन ने दयालु बनते हुए कहा, जिससे अर्पण को गुस्से से उल्टी आने लगी। तुम छोटे, अर्पण ने अर्जुन को तेज नज़रों से घूरा। अर्जुन, हालांकि तुम शनाया के फियांसे हो, फिर भी कंपनी में खुद को संयमित रखना चाहिए और माल्होत्रा फैमिली पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए, प्रकाश ने अर्जुन को देखते हुए कहा। क्या हम इतने करीबी हैं? इतना प्यार से मत बोलो, अर्जुन ने प्रकाश को देखकर उदासीनता से कहा। भविष्य की पत्नी के चाचा के प्रति भी उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिखाया, जिससे कई लोगों को अर्जुन की हिम्मत पर आश्चर्य हुआ। प्रकाश का चेहरा अर्जुन की बात सुनकर बदसूरत हो गया, चेहरा शर्म से भर गया और आंखों में ठंडी चमक आई। डायरेक्टर अर्पण, कृपया शांत हो जाए। शायद अर्जुन ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं, नंदिनी ने अर्पण को देखते हुए कहा। वह तुम्हारा अधीनस्थ है। सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर के रूप में अगर तुम अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे मेरे बेटे को इस हालत में पीटने देती हो, तो मुझे लगता है कि तुम मैनेजर की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो, अर्पण ने नंदिनी से ठंडे स्वर में कहा, जिससे नंदिनी जड़ हो गई और कुछ जवाब नहीं सूझा। अरे, क्या कह रहे हो तुम? मैनेजर नंदिनी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें सबक सिखाऊं? अर्जुन फिर खड़े हो गए, आस्तीन चढ़ाते हुए जैसे मुके मारने को तैयार हों। अर्पण का चेहरा बदल गया। उन्होंने अर्जुन को तेज नज़रों से घूरा और सुयाश को लेकर चले गए। प्रकाश और अनीत ने भी अर्जुन को देखा और चले गए। कोई बात नहीं मैनेजर। नंदिनी, डरो मत।
मैं यहाँ हूँ, वे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, अर्जुन ने नंदिनी को देखते हुए कहा और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भविष्य में मेरे लिए कम मुसीबत खड़ी करो। हर बार हिंसा पर न उतरना पहले से ही मेरे लिए अच्छा है। नंदिनी ने इस आदमी के सामने पूरी तरह असहाय महसूस किया जिससे बहस करना बेकार था।